भाग एक हेगेल। हमारे सामने प्रस्तुत खंड हमें उस काल में वापस ले जाता है जो समय के साथ हमसे एक पीढ़ी से अधिक पीछे नहीं है, लेकिन जर्मनी में वर्तमान पीढ़ी के लिए इतना विदेशी हो गया है मानो वह पहले से ही 100 साल पुराना हो। फिर भी यह 1848 की क्रांति के लिए जर्मनी की तैयारी का काल था, और तब से हमारे देश में जो कुछ भी हुआ है वह केवल 1848 की निरंतरता है, क्रांति की अंतिम इच्छा और वसीयतनामा का निष्पादन मात्र है। जैसे 18वीं सदी में फ्रांस में हुआ था, वैसे ही 19वीं सदी में जर्मनी में भी दार्शनिक क्रांति ने राजनीतिक पतन की शुरुआत की। लेकिन दोनों कितने अलग अलग दिखते थे। फ्रांसीसी सभी आधिकारिक विज्ञान चर्च और अक्सर राज्य के खिलाफ खुलेआम लड़ाई में थे। उनके लेख सीमा पार हॉलैंड या इंग्लैंड में छपते थे, जबकि वे खुद अक्सर बेस्टिल में कैद होने के खतरे में रहते थे। दूसरी ओर जर्मन प्रोफेसर थे, युवाओं के राज्य द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक। उनके लेख मान्यता प्राप्त पाठ्यपुस्तकें थीं, और पूरे विकास की समाप्ति प्रणाली हेगेलियन प्रणाली को मानो राज्य के शाही प्रशियाई दर्शन के दर्जे तक बढ़ा दिया गया था। क्या ये संभव था कि इन प्रोफेसरों के पीछे, उनके अस्पष्ट पांडित्यपूर्ण वाक्यांशों, उनके भारी थकाऊ वाक्यों के पीछे एक क्रांति छिपी हो सकती है? क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्हें तब क्रांति के प्रतिनिधि, उदारवादी, इस दिमाग को भ्रमित करने वाले दर्शन के सबसे कटु विरोधी माना जाता था? लेकिन जो बात न तो सरकार और न ही उदारवादियों ने देखी, उसे कम से कम एक व्यक्ति ने 1833 में ही देख लिया था, और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हेनरिक हेन था। आइए एक उदाहरण लेते हैं। हेगेल के प्रसिद्ध कथन की तुलना में किसी भी दार्शनिक प्रस्ताव ने संकीर्ण सोच वाली सरकारों से अधिक आभार और समान रूप से संकीर्ण सोच वाले उदारवादियों से अधिक क्रोध अर्जित नहीं किया है। जो कुछ भी वास्तविक है वह तर्कसंगत है, और जो कुछ भी तर्कसंगत है वह वास्तविक है। ये वास्तविक रूप से उन चीजों का पवित्रीकरण था जो मौजूद हैं। निरंकुशता, पुलिस, सरकार, स्टार चैम्बर की कार्यवाही और सेंसरशिप को दिया गया एक दार्शनिक आशीर्वाद। फ्रेडरिक विलियम तीन और उनके विषयों ने इसे इसी तरह समझा। लेकिन हेगेल के अनुसार निश्चित रूप से मौजूद हर चीज वास्तविक नहीं है, बिना किसी अतिरिक्त योग्यता के। हेगेल के लिए वास्तविकता का गुण केवल उसी से संबंधित है जो एक ही समय में आवश्यक है। अपने विकास के दौरान वास्तविकता आवश्यकता साबित होती है। एक विशेष सरकारी उपाय हेगेल खुद एक निश्चित कर विनियमन का उदाहरण देते हैं, इसलिए उनके लिए योग्यता के बिना किसी भी तरह से वास्तविक नहीं है। हालांकि जो आवश्यक है वह अंततः तर्कसंगत भी साबित होता है, और उस समय के प्रशिया राज्य पर लागू होने पर हेगेलियन प्रस्ताव का मतलब सिर्फ इतना है: ये राज्य तर्कसंगत है, तर्क के अनुरूप है जहां तक यह आवश्यक है, और अगर यह फिर भी हमें बुरा लगता है, लेकिन फिर भी अपने बुरे चरित्र के बावजूद अस्तित्व में रहता है, तो सरकार का बुरा चरित्र उसके विषयों के संगत बुरे चरित्र द्वारा उचित और स्पष्ट किया जाता है। उस समय के प्रशियावासियों के पास वह सरकार थी जिसके वे हकदार थे। अब हेगेल के अनुसार वास्तविकता किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, सभी परिस्थितियों में और सभी समयों में पूर्वानुमानित गुण नहीं है। इसके विपरीत रोमन गणराज्य वास्तविक था, लेकिन रोमन साम्राज्य भी वास्तविक था जिसने इसे पीछे छोड़ दिया। 1789 में फ्रांसीसी राजतंत्र इतना अवास्तविक हो गया था, यानी सभी आवश्यकताओं से इतना वंचित, इतना तर्कहीन, कि इसे महान क्रांति द्वारा नष्ट करना पड़ा, जिसके बारे में हेगेल हमेशा सबसे बड़े उत्साह के साथ बोलते हैं। इसलिए इस मामले में राजतंत्र अवास्तविक था और क्रांति वास्तविक थी, और इसलिए विकास के क्रम में जो कुछ भी पहले वास्तविक था वह अवास्तविक हो जाता है, अपनी आवश्यकता, अपने अस्तित्व के अधिकार, अपनी तर्कसंगतता को खो देता है, और मरणासन वास्तविकता के स्थान पर एक नई व्यवहार्य वास्तविकता आती है। शांतिपूर्वक अगर पुरानी में बिना संघर्ष के अपनी मृत्यु तक जाने की पर्याप्त बुद्धि है, बलपूर्वक अगर वह इस आवश्यकता का विरोध करती है। इस प्रकार हेगेलियन प्रस्ताव हेगेलियन द्वंद्वात्मकता के माध्यम से अपने विपरीत में बदल जाता है। मानव इतिहास के क्षेत्र में जो कुछ भी वास्तविक है वह समय की प्रक्रिया में तर्कहीन हो जाता है, इसलिए अपने गंतव्य से ही तर्कहीन है, पहले से ही तर्कहीनता से दूषित है, और जो कुछ भी मनुष्यों के दिमाग में तर्कसंगत है वह वास्तविक बनने के लिए नियत है, चाहे वह मौजूदा स्पष्ट वास्तविकता का कितना भी विरोधाभास क्यों न करे। हेगेलियन विचार पद्धति के सभी नियमों के अनुसार हर उस चीज की तर्कसंगतता का प्रस्ताव जो वास्तविक है खुद को दूसरे प्रस्ताव में बदल देता है। जो कुछ भी मौजूद है वह नष्ट होने के योग्य है। लेकिन ठीक यहीं पर हेगेलियन दर्शन का सच्चा महत्व और क्रांतिकारी चरित्र निहित था, जिस पर कांट के बाद से पूरे आंदोलन का समापन हुआ। हमें यहीं तक सीमित रहना चाहिए कि इसने एक बार और हमेशा के लिए मानव विचार और क्रिया के सभी उत्पादों की अंतिमता को मौत का झटका दिया। सत्य, जिसका ज्ञान दर्शन का काम है, अब हेगेल के हाथों में तैयार किए गए हठधर्मी कथनों का समूह नहीं था,
जिसे एक बार खोज लेने के बाद बस कंठस्थ करना होता था। सत्य अब ज्ञान की प्रक्रिया में ही था। विज्ञान के लंबे ऐतिहासिक विकास में, जो ज्ञान के निम्न से उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ता है, बिना तथाकथित पूर्ण सत्य की खोज किए एक ऐसे बिंदु तक पहुंचे जहां से वह आगे नहीं बढ़ सकता, जहां उसे अपने हाथ जोड़कर और उस पूर्ण सत्य को आश्चर्य से देखने के अलावा और कुछ नहीं करना होता जिसे उसने प्राप्त कर लिया था। और जो दार्शनिक ज्ञान के क्षेत्र के लिए सही है, वह हर दूसरे प्रकार के ज्ञान और व्यावहारिक क्रिया के लिए भी सही है। जिस तरह मानवता की परिपूर्ण आदर्श स्थिति में ज्ञान पूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता, उसी तरह इतिहास भी ऐसा करने में असमर्थ है। एक परिपूर्ण समाज, एक परिपूर्ण राज्य ऐसी चीजें हैं जो केवल कल्पना में ही मौजूद हो सकती हैं। इसके विपरीत सभी क्रमिक ऐतिहासिक प्रणालियां निम्न से उच्चतर तक मानव समाज के विकास के अंतहीन क्रम में केवल क्षणभंगुर चरण हैं। प्रत्येक चरण आवश्यक है और इसलिए उस समय और परिस्थितियों के लिए उचित है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। लेकिन नई उच्चतर परिस्थितियों के सामने जो धीरे धीरे अपने गर्भ में विकसित होती है, वह जीवन शक्ति और औचित्य खो देती है। उसे एक उच्चतर चरण के लिए रास्ता देना होगा जो अपनी बारी में क्षय और नाश भी करेगा। जिस तरह बड़े पैमाने के उद्योग, प्रतिस्पर्धा और विश्व बाजार द्वारा पूंजीपति वर्ग व्यवहार में सभी स्थिर समय सम्मानित संस्थाओं को भंग कर देता है, उसी तरह ये द्वंद्वात्मक दर्शन अंतिम पूर्ण सत्य और उसके अनुरूप मानवता की पूर्ण अवस्थाओं की सभी अवधारणाओं को भंग कर देता है। इसके लिए द्वंद्वात्मक दर्शन कुछ भी अंतिम, पूर्ण, पवित्र नहीं है। ये हर चीज और हर चीज में क्षणभंगुर चरित्र को प्रकट करता है। इसके आगे कुछ भी टिक नहीं सकता सिवाय बनने और मिटने की अखंड प्रक्रिया के, निम्न से उच्चतर की ओर अंतहीन आरोहण के। और द्वंद्वात्मक दर्शन स्वयं इस प्रक्रिया के चिंतनशील मस्तिष्क में मात्र प्रतिबिंब के अलावा और कुछ नहीं है। बेशक इसका एक रूढ़िवादी पक्ष भी है। यह मानता है कि ज्ञान और समाज के निश्चित चरण अपने समय और परिस्थितियों के लिए उचित हैं, लेकिन केवल इतना ही। इस दृष्टिकोण की रूढ़िवादिता सापेक्ष है, इसका क्रांतिकारी चरित्र निरपेक्ष है, जिसे द्वंद्वात्मक दर्शन ही स्वीकार करता है। यहाँ इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या ये दृष्टिकोण वर्तमान प्राकृतिक विज्ञान की स्थिति के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो पृथ्वी के लिए भी एक संभावित अंत की भविष्यवाणी करता है, और इसकी रहने योग्य क्षमता के लिए एक काफी निश्चित है, जो इसलिए स्वीकार करता है कि मानव जाति के इतिहास के लिए भी न केवल एक आरोही बल्कि एक अवरोही शाखा भी है। किसी भी दर पर हम अभी भी खुद को उस मोड़ से काफी दूर पाते हैं जिस पर समाज का ऐतिहासिक पाठ्यक्रम अवरोही हो जाता है, और हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हेगेलियन दर्शन एक ऐसे विषय से संबंधित होगा जिसे प्राकृतिक विज्ञान ने अपने समय में अभी तक एजेंडे पर नहीं रखा था। लेकिन वास्तव में यहाँ जो कहा जाना चाहिए वह ये है कि हेगेल में ऊपर विकसित विचार इतने स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं है। वे उसकी पद्धति से एक आवश्यक निष्कर्ष हैं, लेकिन वह जिसे उसने स्वयं कभी इतनी स्पष्टता से नहीं निकाला। और ये वास्तव में इस साधारण कारण से है कि वह एक प्रणाली बनाने के लिए बाध्य था और पारंपरिक आवश्यकताओं के अनुसार दर्शन की एक प्रणाली को किसी प्रकार के निरपेक्ष सत्य के साथ समाप्त होना चाहिए। इसलिए चाहे हेगेल ने विशेष रूप से अपने तर्कशास्त्र में इस बात पर कितना भी जोर दिया हो कि यह शाश्वत सत्य तार्किक या ऐतिहासिक प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है, फिर भी वह खुद को इस प्रक्रिया को एक अंत प्रदान करने के लिए बाध्य पाता है, सिर्फ इसलिए कि उसे किसी न किसी बिंदु पर अपनी प्रणाली को समाप्त करना है। अपने तर्कशास्त्र में वह इस अंत को फिर से एक शुरुआत बना सकता है, क्योंकि यहाँ निष्कर्ष का बिंदु निरपेक्ष विचार, जो केवल तभी निरपेक्ष है जब उसके पास इसके बारे में कहने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, अलग हो जाता है, यानी खुद को प्रकृति में बदल देता है और बाद में मन में, यानी विचार और इतिहास में फिर से अपने पास आता है। लेकिन पूरे दर्शन के अंत में, शुरुआत में इसी तरह की वापसी केवल एक ही तरीके से संभव है, अर्थात इतिहास के अंत की इस तरह से कल्पना करके मानव जाति उसी निरपेक्ष विचार के संज्ञान पर पहुंचती है और घोषणा करती है कि निरपेक्ष विचार के इस संज्ञान तक हेगेलियन दर्शन में पहुंचा जा सकता है। हालांकि इस तरह हेगेलियन प्रणाली की पूरी हठधर्मिता को निरपेक्ष सत्य घोषित किया जाता है, जो उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति के विपरीत है, जो सभी हठधर्मिता को भंग कर देती है। इस प्रकार क्रांतिकारी पक्ष रूढ़िवादी पक्ष के अतिवृद्धि के नीचे दब जाता है, और जो दार्शनिक संज्ञान पर लागू होता है वह ऐतिहासिक व्यवहार पर भी लागू होता है। मानव जाति जो हेगेल के व्यक्तित्व में निरपेक्ष विचार को कार्यान्वित करने के बिंदु पर पहुंच गई है, व्यवहार में भी इतनी दूर पहुंच गई होगी कि वह इस निरपेक्ष विचार को वास्तविकता में कार्यान्वित कर सके। इसलिए समकालीनों पर निरपेक्ष विचार की व्यवहारिक राजनीतिक मांगों को बहुत दूर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
और इस प्रकार हम अधिकार के दर्शन के निष्कर्ष में पाते हैं कि निरपेक्ष विचार को सामाजिक संपदाओं पर आधारित उस राजतंत्र में साकार किया जाना है जिसका वादा फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने अपनी प्रजा से लगातार लेकिन व्यर्थ ही किया था, अर्थात उस समय की निम्न बुर्जुआ जर्मन परिस्थितियों के अनुकूल संपन्न वर्गों के सीमित उदार अप्रत्यक्ष शासन में, और इसके अलावा कुलीन वर्ग की आवश्यकता को हमारे सामने एक काल्पनिक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इसलिए व्यवस्था की आंतरिक आवश्यकताएं अपने आप में ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि क्यों एक पूरी तरह से क्रांतिकारी सोच पद्धति ने एक अत्यंत शांत राजनीतिक निष्कर्ष निकाला। वास्तव में इस निष्कर्ष का विशिष्ट रूप इस बात से निकलता है कि हेगेल एक जर्मन थे और उनके समकालीन गोएथे की तरह उनके पीछे भी एक प्रकार की परोपकारिता की कतार लटकी हुई थी। उनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में एक ओलंपियन ज़्यूस थे, फिर भी उनमें से कोई भी कभी भी जर्मन परोपकारिता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन ये सब हेगेलियन प्रणाली को किसी भी पूर्ववर्ती प्रणाली की तुलना में अतुलनीय रूप से बड़े क्षेत्र को कवर करने से नहीं रोक पाया, न ही इस क्षेत्र में विचारों की समृद्धि को विकसित करने से, जो आज भी आश्चर्यजनक है। मन की परिघटना विज्ञान, जिसे कोई मन के भ्रूण विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान के समानांतर कह सकता है, अपने विभिन्न चरणों के माध्यम से व्यक्तिगत चेतना का विकास उन चरणों के संक्षिप्त पुनरुत्पादन के रूप में निर्धारित करता है जिनसे इतिहास के दौरान मनुष्य की चेतना गुजरी है। तर्कशास्त्र, प्राकृतिक दर्शन, मन का दर्शन, और बाद में अपने अलग अलग ऐतिहासिक उपविभागों में काम किया। इतिहास का दर्शन, अधिकार का, धर्म का, दर्शन का इतिहास, सौंदर्यशास्त्र आदि, इन सभी अलग अलग ऐतिहासिक क्षेत्रों में हेगेल ने विकास के व्यापक सूत्र को खोजने और प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और चूंकि वह न केवल एक रचनात्मक प्रतिभा थे बल्कि विश्वकोशीय पांडित्य के व्यक्ति भी थे, इसलिए उन्होंने हर क्षेत्र में एक युगांतरकारी भूमिका निभाई। ये तो स्पष्ट है कि व्यवस्था की जरूरतों के कारण उन्हें अक्सर उन मजबूर निर्माणों का सहारा लेना पड़ता था जिनके बारे में उनके छोटे मोटे विरोधी आज भी इतना शोर मचाते हैं। लेकिन ये निर्माण उनके काम का ढांचा और मचान मात्र हैं। अगर कोई यहाँ बेवजह न भटके बल्कि विशाल इमारत में आगे बढ़े तो उसे अनगिनत खजाने मिलेंगे जिनका आज भी कोई मूल्य नहीं है। सभी दार्शनिकों के साथ यह ठीक व्यवस्था ही है जो नाशवान है, और इसका सीधा कारण यह है कि यह मानव मन की एक अविनाशी इच्छा से उत्पन्न होती है, सभी विरोधाभासों पर विजय पाने की इच्छा। लेकिन अगर सभी विरोधाभासों को एक बार और हमेशा के लिए निपटा दिया जाए तो हम तथाकथित परम सत्य पर पहुंच जाएंगे, विश्व इतिहास का अंत हो जाएगा। और फिर भी इसे जारी रहना है, हालांकि इसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए एक नया अघुलनशील विरोधाभास। जैसे ही हम एक बार यह समझ जाते हैं, और अंततः हेगेल से अधिक किसी ने हमें ये समझने में मदद नहीं की कि इस प्रकार वर्णित दर्शनशास्त्र का कार्य और कुछ नहीं बल्कि यह कार्य है कि एक अकेला दार्शनिक वह कार्य करे जो केवल संपूर्ण मानव जाति अपने क्रमिक विकास में ही कर सकती है। जैसे ही हम ये समझ जाते हैं, शब्द के अब तक स्वीकृत अर्थ में सभी दर्शनशास्त्र का अंत हो जाता है। हम परम सत्य को छोड़ देते हैं जो इस मार्ग पर या किसी एक व्यक्ति द्वारा अप्राप्य है। इसके बजाय हम सकारात्मक विज्ञानों के मार्ग पर प्राप्य सापेक्ष सत्यों का पीछा करते हैं और द्वंद्वात्मक सोच के माध्यम से उनके परिणामों का योग करते हैं। किसी भी दर पर हेगेल के साथ दर्शनशास्त्र का अंत हो जाता है, एक ओर क्योंकि उन्होंने अपनी प्रणाली में इसके संपूर्ण विकास को सबसे शानदार तरीके से सारांशित किया, और दूसरी ओर क्योंकि भले ही अनजाने में उन्होंने हमें प्रणालियों की भूल भुलैया से बाहर निकलकर दुनिया के वास्तविक सकारात्मक ज्ञान का रास्ता दिखाया। कोई कल्पना कर सकता है कि जर्मनी के दर्शन युक्त वातावरण में इस हेगेलियन प्रणाली ने कितना जबरदस्त प्रभाव पैदा किया होगा। यह एक विजयी जुलूस था जो दशकों तक चला और जो किसी भी तरह से हेगेल की मृत्यु पर रुका नहीं। इसके विपरीत ये ठीक 1830 से 1840 तक था जब हेगेलियनवाद सबसे अधिक प्रभावशाली रूप से शासन करता था और अधिक या कम हद तक अपने विरोधियों को भी संक्रमित करता था। ये ठीक इसी अवधि में था कि हेगेलियन विचारों ने सचेत रूप से या अनजाने में सबसे व्यापक रूप से सबसे विविध विज्ञानों में प्रवेश किया और यहाँ तक कि लोकप्रिय साहित्य और दैनिक प्रेस को भी प्रभावित किया, जिससे औसत शिक्षित चेतना अपना मानसिक पाबुलम प्राप्त करती है। लेकिन पूरे मोर्चे पर यह जीत केवल एक आंतरिक संघर्ष की प्रस्तावना थी। जैसा कि हमने देखा है, हेगेल के सिद्धांत ने समग्र रूप से देखा जाए तो सबसे विविध व्यवहारिक पार्टी विचारों को आश्रय देने के लिए बहुत जगह छोड़ी है। और उस समय के सैद्धांतिक जर्मनी में दो चीजें सबसे ऊपर व्यवहारिक थीं, धर्म और राजनीति। जिसने भी हेगेलियन प्रणाली पर मुख्य जोर दिया वह दोनों क्षेत्रों में काफी रूढ़िवादी हो सकता था। जिसने भी द्वंद्वात्मक पद्धति को मुख्य चीज माना वह राजनीति और धर्म दोनों में सबसे चरम विपक्ष से संबंधित हो सकता था।
हेगेल खुद अपने कार्यों में क्रांतिकारी क्रोध के काफी लगातार विस्फोटों के बावजूद कुल मिलाकर रूढ़िवादी पक्ष की ओर अधिक झुका हुआ प्रतीत होता था। वास्तव में उनकी प्रणाली ने उन्हें उनकी पद्धति की तुलना में बहुत अधिक कठोर मानसिक प्लेगिंग की कीमत चुकानी पड़ी थी। 30 के दशक के अंत में स्कूल में दरार अधिक से अधिक स्पष्ट होने लगी। वामपंथी तथाकथित युवा हेगेलियन धर्मनिष्ठ रूढ़िवादी और सामंती प्रतिक्रियावादियों के साथ अपनी लड़ाई में उस समय के ज्वलंत प्रश्नों के संबंध में उस दार्शनिक सभ्यतापूर्ण संयम को धीरे धीरे त्याग दिया जिसने उस समय तक राज्य की सहिष्णुता और यहाँ तक कि उनकी शिक्षाओं के लिए सुरक्षा भी सुनिश्चित की थी। और जब 1840 में रूढ़िवादी धर्मनिष्ठता और निरंकुश सामंती प्रतिक्रिया फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के साथ सिंहासन पर चढ़े तो खुली पक्षपातपूर्णता अपरिहार्य हो गई। लड़ाई अभी भी दार्शनिक हथियारों के साथ जारी थी, लेकिन अब अमूर्त दार्शनिक उद्देश्यों के लिए नहीं। ये सीधे पारंपरिक धर्म और मौजूदा राज्य के विनाश पर केंद्रित थी। और जबकि ड्यूश जहरबुचर में व्यावहारिक लक्ष्य अभी भी मुख्य रूप से दार्शनिक भेष में सामने रखे गए थे, 1842 के राइनिशे ज़ितुन में युवा हेगेलियन स्कूल ने खुद को महत्वाकांक्षी कट्टरपंथी पूंजीपति वर्ग के दर्शन के रूप में सीधे प्रकट किया और दर्शन के अल्पावरण का उपयोग केवल सेंसरशिप को धोखा देने के लिए किया। हालांकि उस समय राजनीति बहुत कांटेदार क्षेत्र था और इसलिए मुख्य लड़ाई धर्म के खिलाफ निर्देशित हुई। ये लड़ाई विशेष रूप से 1840 के बाद से अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक भी थी। 1835 में प्रकाशित स्ट्रॉस के लाइफ ऑफ जीसस ने पहली प्रेरणा प्रदान की थी। सुसमाचार मिथकों के गठन के बारे में इसमें विकसित सिद्धांत का बाद में ब्रूनो बाउर ने इस प्रमाण के साथ मुकाबला किया कि लेखकों द्वारा खुद इंजील कहानियों की एक पूरी श्रृंखला गढ़ी गई थी। इन दोनों के बीच विवाद आत्म चेतना और पदार्थ के बीच लड़ाई के दार्शनिक भेष में किया गया था। ये प्रश्न कि क्या सुसमाचार की चमत्कारिक कहानियां समुदाय के भीतर अचेतन पारंपरिक मिथक निर्माण के माध्यम से अस्तित्व में आईं या क्या वे स्वयं प्रचारकों द्वारा गढ़ी गईं, इस प्रश्न में बढ़ गया कि क्या विश्व इतिहास में पदार्थ या आत्मचेतना निर्णायक सक्रिय शक्ति थी। अंत में स्टिनर आए समकालीन अराजकतावाद के पैगंबर बाकुनिन ने उनसे बहुत कुछ लिया है और संप्रभु आत्मचेतना को उनके संप्रभु अहंकार द्वारा समाप्त कर दिया। हम हेगेलियन स्कूल की विघटन प्रक्रिया के इस पक्ष में आगे नहीं जाएंगे। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। सबसे दृढ़ युवा हेगेलियनों का मुख्य समूह सकारात्मक धर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई की व्यावहारिक आवश्यकताओं के कारण एंग्लो फ्रेंच भौतिकवाद की ओर वापस चला गया। इसने उन्हें अपने स्कूल की प्रणाली के साथ संघर्ष में ला दिया। जबकि भौतिकवाद प्रकृति को एकमात्र वास्तविकता के रूप में मानता है, हेगेलियन प्रणाली में प्रकृति केवल निरपेक्ष विचार के अलगाव का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए कहें तो विचार का ह्रास। किसी भी स्थिति में सोच और उसका विचार उत्पाद विचार यहाँ प्राथमिक है, प्रकृति व्युत्पन्न है जो केवल विचार की कृपालुता से ही मौजूद है। और इस विरोधाभास में वे जितना हो सके उतना अच्छा या बुरा फंस गए। फिर फायरबाख की ईसाइयत का सार आए। एक ही झटके में इसने विरोधाभास को चूर्ण विखंडित कर दिया, जिसमें बिना किसी घुमाव के भौतिकवाद को फिर से सिंहासन पर बिठा दिया। प्रकृति सभी दर्शनशास्त्रों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। ये वह आधार है जिस पर हम मनुष्य, जो स्वयं प्रकृति की उपज हैं, पले बड़े हैं। प्रकृति और मनुष्य के बाहर कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, और हमारी धार्मिक कल्पनाओं ने जिन उच्चतर प्राणियों का निर्माण किया है, वे केवल हमारे अपने सार का शानदार प्रतिबिंब है। जादू टूट गया, व्यवस्था को विस्फोट कर अलग कर दिया गया, और विरोधाभास जो केवल हमारी कल्पना में मौजूद दिखाया गया था, विलीन हो गया। इसका अंदाजा लगाने के लिए किसी को स्वयं इस पुस्तक के मुक्तिदायी प्रभाव का अनुभव करना चाहिए। उत्साह सामान्य था, हम सभी एक बार फायरबाखियन बन गए। मार्क्स ने नए विचार का कितने उत्साह से स्वागत किया, पुस्तक की कमियों ने भी इसके तत्काल प्रभाव में योगदान दिया। इसकी साहित्यिक, कभी कभी तो बहुत ही उच्च स्तरीय शैली ने इसके लिए एक बड़ा पाठक वर्ग जुटाया, और अमूर्त तथा गूढ़ हेगेलियन के लंबे वर्षों के बाद किसी भी तरह से ये ताजगी देने वाला था। यही बात प्रेम के अत्यधिक देवत्व के बारे में भी सत्य है, जो अब शुद्ध तर्क के असहनीय संप्रभु शासन के बाद आया, जिसका औचित्य नहीं तो बहाना तो था। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फायरबाख की ठीक यही दो कमजोरियां थीं जिन्हें सच्चा समाजवाद, जो 1844 से शिक्षित जर्मनी में महामारी की तरह फैल रहा था, ने अपना प्रस्थान बिंदु बनाया। वैज्ञानिक ज्ञान के स्थान पर साहित्यिक वाक्यांशों को रखा, उत्पादन के आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के स्थान पर प्रेम के माध्यम से मानव जाति की मुक्ति को रखा। संक्षेप में, श्री कालग्रुन द्वारा प्रतिरूपित प्रेम के घृणित बढ़िया लेखन और उल्लास में खुद को खो दिया। एक और बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वह ये है,
हेगेलियन स्कूल बिखर गया, लेकिन आलोचना के माध्यम से हेगेलियन दर्शन पर विजय नहीं पाई जा सकी। स्ट्रॉस और बाउर ने इसके एक पक्ष को लिया और दूसरे के खिलाफ विवादात्मक रूप से इसे खड़ा किया। फायरबाख ने इस प्रणाली को तोड़ दिया और बस इसे त्याग दिया। लेकिन एक दर्शन को सिर्फ ये कहने से समाप्त नहीं किया जा सकता कि यह झूठा है। और हेगेलियन दर्शन जैसी शक्तिशाली रचना, जिसने राष्ट्र के बौद्धिक विकास पर इतना बड़ा प्रभाव डाला था, उसे सिर्फ नजरअंदाज करके समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसे अपने ही अर्थ में समाप्त किया जाना था, यानी इस अर्थ में कि आलोचना के माध्यम से इसके स्वरूप को नष्ट किया जाना था, लेकिन इसके माध्यम से जो नई सामग्री प्राप्त हुई थी उसे बचाया जाना था। ये कैसे हुआ, हम नीचे देखेंगे। लेकिन इस बीच 1848 की क्रांति ने पूरे दर्शन शास्त्र को उसी तरह से किनारे कर दिया, जिस तरह से फायरबाख ने हेगेल को किनारे कर दिया था, और इस प्रक्रिया में फायरबाख खुद भी पृष्ठभूमि में चले गए। भाग 2, भौतिकवाद। सभी दर्शनों का, खास तौर पर हाल के दर्शनों का सबसे बड़ा बुनियादी सवाल सोच और अस्तित्व के संबंध के बारे में है। बहुत पहले के समय से ही, जब मनुष्य अपने शरीर की संरचना से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, स्वप्न प्रेत की प्रेरणा के तहत यह मानने लगे थे कि उनकी सोच और संवेदना उनके शरीर की गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि एक अलग आत्मा की है जो शरीर में निवास करती है और मृत्यु के बाद उसे छोड़ देती है। इस समय से मनुष्य इस आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच के संबंध के बारे में सोचने के लिए प्रेरित हुए हैं। अगर मृत्यु के बाद ये शरीर से विदा हो जाती है और जीवित रहती है, तो इसके लिए एक और अलग मृत्यु का आविष्कार करने का कोई अवसर नहीं था। इस प्रकार अमरता का विचार उत्पन्न हुआ, जो विकास के उस चरण में बिल्कुल भी सांत्वना के रूप में नहीं बल्कि एक भाग्य के रूप में दिखाई दिया, जिसके खिलाफ लड़ने का कोई फायदा नहीं था, और अक्सर यूनानियों के बीच एक सकारात्मक दुर्भाग्य के रूप में। एक बार जब आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया, तो शरीर की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या करना है, इस बारे में आम सार्वभौमिक अज्ञानता से उत्पन्न होने वाली दुविधा और सांत्वना की धार्मिक इच्छा नहीं, सामान्य रूप से व्यक्तिगत अमरता की उबाऊ धारणा को जन्म देती है। ठीक इसी तरह पहले देवता प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकरण के माध्यम से उत्पन्न हुए, और धर्मों के आगे के विकास में इन देवताओं ने अधिक से अधिक अलौकिक रूप धारण कर लिया, जब तक कि अंततः अमूर्तता की एक प्रक्रिया द्वारा, मैं लगभग आसवन की प्रक्रिया कह सकता हूँ, जो मनुष्य के बौद्धिक विकास के दौरान स्वाभाविक रूप से घटित हुई, कई कम या ज्यादा सीमित और परस्पर सीमित देवताओं में से मनुष्यों के मन में एक ईश्वरवादी धर्मों के एक अनन्य ईश्वर का विचार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सोच का अस्तित्व से संबंध, आत्मा का प्रकृति से संबंध, संपूर्ण दर्शन का सर्वोपरि प्रश्न सभी धर्मों की तरह ही जंगलीपन की संकीर्ण मानसिकता और अज्ञानतापूर्ण धारणाओं में निहित है। लेकिन ये प्रश्न पहली बार अपनी पूरी तीक्ष्णता में सामने रखा जा सका, अपना पूरा महत्व तभी प्राप्त कर सका, जब यूरोप में मानवता ईसाई मध्य युग की लंबी शीतनिद्रा से जागी। अस्तित्व के संबंध में सोच की स्थिति का प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जिसने वैसे मध्य युग के विद्वत्तावाद में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रश्न, कौन प्राथमिक है, आत्मा या प्रकृति? ये प्रश्न चच के संबंध में इस रूप में तीक्ष्ण हो गया, क्या ईश्वर ने संसार की रचना की या संसार सनातन से अस्तित्व में है? दार्शनिकों ने इस प्रश्न के जो उत्तर दिए, वे उन्हें दो बड़े समूहों में विभाजित कर देते हैं। वे लोग जो प्रकृति पर आत्मा की प्रधानता का दावा करते हैं और इसलिए अंतिम उदाहरण में किसी न किसी रूप में विश्व निर्माण को मानते हैं, और दार्शनिकों के बीच, उदाहरण के लिए हेगेल, ये सृजन अक्सर ईसाई धर्म की तुलना में अधिक जटिल और असंभव हो जाता है, आदर्शवाद के समूह में शामिल थे। अन्य, जो प्रकृति को प्राथमिक मानते थे, भौतिकवाद के विभिन्न स्कूलों से संबंधित हैं। आदर्शवाद और भौतिकवाद, ये दोनों शब्द मूलतः इसी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दर्शाते, और यहाँ भी इनका प्रयोग किसी अन्य अर्थ में नहीं किया गया है। जब इनका कोई अन्य अर्थ लगाया जाता है तो क्या भ्रम उत्पन्न होता है, यह आगे देखा जाएगा। लेकिन सोच और अस्तित्व के संबंध के सवाल का एक और पहलू भी था। हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारे विचारों का इस दुनिया से क्या संबंध है? क्या हमारी सोच वास्तविक दुनिया के ज्ञान के योग्य है? क्या हम वास्तविक दुनिया के बारे में अपने विचारों और धारणाओं में वास्तविकता का सही प्रतिबिंब बनाने में सक्षम हैं? दार्शनिक भाषा में इस सवाल को सोच और अस्तित्व की पहचान का सवाल कहा जाता है, और दार्शनिकों का भारी बहुमत इस सवाल का सकारात्मक जवाब देता है। उदाहरण के लिए हेगेल के साथ इसकी पुष्टि स्वयं स्पष्ट है, क्योंकि हम वास्तविक दुनिया में जो कुछ भी जानते हैं, वह वास्तव में इसकी विचार सामग्री है, जो दुनिया को निरपेक्ष विचार का क्रमिक एहसास बनाती है, जो निरपेक्ष विचार अनंत काल से कहीं अस्तित्व में है, दुनिया से स्वतंत्र और दुनिया से पहले। लेकिन ये बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के स्पष्ट है कि विचार एक ऐसी सामग्री को जान सकता है जो शुरू से ही एक विचार सामग्री है। ये भी उतना ही स्पष्ट है कि यहाँ जो
साबित किया जाना है वह पहले से ही परिसर में मौन रूप से निहित है। लेकिन ये किसी भी तरह से हेगेल को सोच और अस्तित्व की एकता के अपने प्रमाण से आगे ये निष्कर्ष निकालने से नहीं रोकता है कि उनका दर्शन, क्योंकि यह उनकी सोच के लिए सही है, इसलिए एकमात्र सही है, और यह कि सोच और अस्तित्व की एकता को मानव जाति द्वारा तुरंत उनके दर्शन को सिद्धांत से व्यवहार में अनुवाद करने और हेगेल के सिद्धांतों के अनुसार पूरी दुनिया को बदलने के द्वारा अपनी वैधता साबित करनी चाहिए। यह एक भ्रम है जिसे वह लगभग सभी दार्शनिकों के साथ साझा करता है। इसके अलावा अभी भी कई अलग अलग दार्शनिक हैं जो दुनिया के किसी भी ज्ञान या कम से कम संपूर्ण ज्ञान की संभावना पर सवाल उठाते हैं। इनमें अधिक आधुनिक लोगों में ह्यूम और कांट शामिल हैं और उन्होंने दार्शनिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दृष्टिकोण के खंडन में जो निर्णायक है वह हेगेल द्वारा पहले ही कहा जा चुका है, जहां तक यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से संभव था। फायरबाख द्वारा किए गए भौतिकवादी जोड़ गहन से अधिक सरल हैं। अन्य सभी दार्शनिक कुतर्कों की तरह इसका सबसे सटीक खंडन अभ्यास है, अर्थात प्रयोग और उद्योग। यदि हम एक प्राकृतिक प्रक्रिया की अपनी अवधारणा की शुद्धता को इसे स्वयं बनाकर, इसकी स्थितियों से बाहर लाकर और इसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करके सिद्ध करने में सक्षम हैं, तो कॉन्टियन अबूझ चीज इन इटसेल्फ का अंत हो जाता है। पौधों और जानवरों के शरीर में उत्पादित रासायनिक पदार्थ ऐसे ही स्वयं में चीजें बने रहे जब तक कि कार्बनिक रसायन विज्ञान ने उन्हें एक के बाद एक बनाना शुरू नहीं किया, जिसके बाद स्वयं में चीजें हमारे लिए एक चीज बन गईं। जैसे उदाहरण के लिए एलिज़ेरिन मैडर का रंग पदार्थ, जिसे हम अब खेतों में मैडर की जड़ों में उगाने की जहमत नहीं उठाते, बल्कि कोयले के तार से बहुत सस्ते और सरल तरीके से बनाते हैं। 300 वर्षों तक कोपरनिकन सौर प्रणाली 100, 1000, 10,000 से 1 के पक्ष में संभावनाओं के साथ एक परिकल्पना थी, लेकिन फिर भी हमेशा एक परिकल्पना थी। लेकिन फिर लेवेरिये ने इस प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए डेटा के माध्यम से न केवल एक अज्ञात ग्रह के अस्तित्व की आवश्यकता का अनुमान लगाया, बल्कि आकाश में उस स्थिति की भी गणना की जिस पर इस ग्रह को अनिवार्य रूप से कब्जा करना चाहिए। और जब जोहान गैले ने वास्तव में इस ग्रह नेपच्यून 1846 में बर्लिन वेधशाला में खोजा गया को पाया, तो कोपरनिकन प्रणाली सिद्ध हो गई। फिर भी यदि नवकांतवादी जर्मनी में कांतीय अवधारणा को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं तथा अज्ञेयवादी इंग्लैंड में ह्यूम की अवधारणा को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां वास्तव में ये कभी विलुप्त नहीं हुई, तो यह उनके द्वारा बहुत पहले किए गए सैद्धांतिक और व्यावहारिक खंडन के मद्देनजर वैज्ञानिक रूप से एक प्रतिगमन है तथा व्यावहारिक रूप से भौतिकवाद को चोरी छिपे स्वीकार करने तथा दुनिया के सामने उसे अस्वीकार करने का एक शर्मनाक तरीका मात्र है। लेकिन डेस्कार्टेस से लेकर हेगेल और हॉब्स से लेकर फ्यूरबैक तक के इस लंबे दौर में ये दार्शनिक किसी भी तरह से, जैसा कि वे सोचते थे, केवल शुद्ध तर्क की शक्ति से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत जो चीज उन्हें सबसे आगे ले गई वह थी प्राकृतिक विज्ञान और उद्योग की शक्तिशाली और तेजी से बढ़ती प्रगति। भौतिकवादियों के बीच ये सतह पर स्पष्ट था, लेकिन आदर्शवादी प्रणालियों ने भी खुद को अधिक से अधिक भौतिकवादी सामग्री से भर लिया और मन और पदार्थ के बीच विरोधाभास को समेटने का सर्वेश्वरवादी प्रयास किया। इस प्रकार अंततः हेगेलियन प्रणाली केवल एक भौतिकवाद का प्रतिनिधित्व करती है जिसे विधि और सामग्री में आदर्शवादी रूप से उलट दिया गया है। इसलिए ये समझ में आता है कि स्टाके ने फायरबाख के चरित्र चित्रण में सबसे पहले सोच और अस्तित्व के संबंध के इस मौलिक प्रश्न के संबंध में फायरबाख की स्थिति की जांच की। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, जिसमें पिछले दार्शनिकों के विचार, विशेष रूप से कांट के बाद से अनावश्यक रूप से बोझिल दार्शनिक भाषा में वर्णित किए गए हैं, और जिसमें हेगेल अपने कार्यों के कुछ अंशों के बहुत अधिक औपचारिक पालन के कारण अपना उचित स्थान नहीं पाते हैं, फायरबाख के तत्वमीमांसा के विकास के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया गया है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम इस दार्शनिक के उन लेखन में क्रमिक रूप से परिलक्षित हुआ था जिनका यहाँ प्रभाव है। यह विवरण परिश्रमपूर्वक और स्पष्ट रूप से विस्तृत है। केवल इतना ही नहीं, पूरी पुस्तक की तरह ये भी दार्शनिक पदावली के ऐसे ढेर से लदा हुआ है जो हर जगह अपरिहार्य नहीं है, और इसका प्रभाव उतना ही अधिक विचलित करने वाला है जितना कम लेखक एक ही स्कूल या यहाँ तक कि फायरबाख के स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करने के तरीके को अपनाता है, और जितना अधिक वह बहुत भिन्न प्रवृत्तियों की अभिव्यक्तियों को, विशेषकर उन प्रवृत्तियों की अभिव्यक्तियों को जो आजकल व्याप्त हैं और अपने आप को दार्शनिक कहलाती हैं, शामिल करता है। फायरबाख के विकास का क्रम एक हेगेलियन का है। ये सच है कि वह कभी भी रूढ़िवादी नहीं रहा, एक भौतिकवादी में बदल गया, एक ऐसा विकास जो एक निश्चित चरण में अपने पूर्ववर्ती की आदर्शवादी प्रणाली से पूर्ण विच्छेद की आवश्यकता को पूरा करता है। अथक बल के साथ फायरबाख अंततः इस एहसास की ओर अग्रसर होता है कि पूर्ण विचार का हेगेलियन पूर्व अस्तित्व दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले
तार्किक श्रेणियों का पूर्व अस्तित्व, एक अलौकिक निर्माता के अस्तित्व में विश्वास के शानदार अस्तित्व से अधिक कुछ नहीं है, कि भौतिक, संवेदी रूप से बोधगम्य दुनिया जिससे हम खुद संबंधित हैं, वह एकमात्र वास्तविकता है, और यह कि हमारी चेतना और सोच, चाहे वे कितनी भी अलौकिक क्यों न लगें, एक भौतिक, शारीरिक अंग, मस्तिष्क की उपज है। पदार्थ मन की उपज नहीं है, बल्कि मन स्वयं पदार्थ का सर्वोच्च उत्पाद मात्र है। ये, निश्चित रूप से, शुद्ध भौतिकवाद है। लेकिन इतनी दूर तक पहुंचने के बाद फायरबाख रुक जाता है। वह पारंपरिक दार्शनिक पूर्वाग्रह को दूर नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह वस्तु के खिलाफ नहीं बल्कि भौतिकवाद के नाम के खिलाफ है। वह कहता है, मेरे लिए भौतिकवाद मानव सार और ज्ञान की इमारत की नींव है, लेकिन मेरे लिए यह वह नहीं है जो शरीर विज्ञानी के लिए है, संकीर्ण अर्थ में प्राकृतिक वैज्ञानिकों के लिए, उदाहरण के लिए मोलेशॉट के लिए, और जरूरी है कि उनके दृष्टिकोण और पेशे से, यानी इमारत ही है। पीछे से मैं भौतिकवादियों से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन आगे से नहीं। यहाँ फायरबाख भौतिकवाद को एक साथ रखते हैं जो पदार्थ और मन के बीच के संबंध की एक निश्चित अवधारणा पर आधारित एक सामान्य विश्व दृष्टिकोण है, और वह विशेष रूप जिसमें यह विश्व दृष्टिकोण एक निश्चित ऐतिहासिक चरण में अर्थात 18वीं शताब्दी में व्यक्त किया गया था। इससे भी अधिक, वे इसे उस उतले, भद्दे रूप के साथ रखते हैं जिसमें 18वीं शताब्दी का भौतिकवाद आज भी प्रकृतिवादियों और चिकित्सकों के दिमाग में मौजूद है, वह रूप जिसका प्रचार बुचनर, वोट और मोलेशॉट ने 50 के दशक में अपने दौरों पर किया था। लेकिन जिस तरह आदर्शवाद विकास के कई चरणों से गुजरा, उसी तरह भौतिकवाद भी हुआ। प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रत्येक युगांतरकारी खोज के साथ इसे अपना रूप बदलना पड़ा, और इतिहास के भी भौतिकवादी उपचार के अधीन होने के बाद यहाँ भी विकास का एक नया मार्ग खुल गया है। पिछली शताब्दी का भौतिकवाद मुख्यतः यांत्रिक था, क्योंकि उस समय सभी प्राकृतिक विज्ञानों में से केवल यांत्रिकी, और वास्तव में केवल ठोस पिंडों की यांत्रिकी, आकाशीय और स्थलीय, संक्षेप में गुरुत्वाकर्षण की यांत्रिकी, किसी निश्चित समापन पर पहुंची थी। उस समय रसायन विज्ञान केवल अपने शिशु फ्लॉजिस्टिक रूप में मौजूद था। जीव विज्ञान अभी भी कपड़ों में लिपटा हुआ था। वनस्पति और पशु जीवों की केवल मोटे तौर पर जांच की गई थी और उन्हें पूरी तरह से यांत्रिक कारणों से समझाया गया था। डेस्कार्टेस के लिए जानवर जो था, 18वीं सदी के भौतिकवादियों के लिए मनुष्य था एक मशीन। रासायनिक और कार्बनिक प्रकृति की प्रक्रियाओं के लिए यांत्रिकी के मानकों का यह अनन्य अनुप्रयोग। इस भौतिकवाद की दूसरी विशिष्ट सीमा ये थी कि यह ब्रह्मांड को एक प्रक्रिया के रूप में, पदार्थ के रूप में, जो निरंतर ऐतिहासिक विकास से गुजर रहा है, समझने में असमर्थ था। यह उस समय के प्राकृतिक विज्ञान के स्तर के अनुरूप था, और इसके साथ जुड़े तत्वमीमांसा यानी द्वंद्व विरोधी दार्शनिक तरीके के अनुरूप था। प्रकृति, जैसा कि हम जानते थे, शाश्वत गति में थी, लेकिन उस समय के विचारों के अनुसार ये गति शाश्वत रूप से एक चक्र में घूमती रहती है और इसलिए कभी भी एक स्थान से नहीं हिलती, ये बार बार एक ही परिणाम उत्पन्न करती है। यह अवधारणा उस समय अपरिहार्य थी। सौर मंडल की उत्पत्ति का क्वांटियन सिद्धांत कि सूर्य और ग्रह तापदीप घूर्णनशील अस्पष्ट पिंडों से उत्पन्न हुए हैं, हाल ही में सामने आया था और अभी भी इसे केवल एक जिज्ञासा के रूप में माना जाता था। पृथ्वी भूविज्ञान के विकास का इतिहास अभी भी पूरी तरह से अज्ञात था, और यह अवधारणा कि आज के सजीव प्राकृतिक प्राणी सरल से जटिल तक विकास के एक लंबे क्रम का परिणाम है, उस समय वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी सामने नहीं आ सकती थी। इसलिए प्रकृति के बारे में अनैतिहासिक दृष्टिकोण अपरिहार्य था। इस कारण से हमारे पास 18वीं सदी के दार्शनिकों को दोष देने का कम कारण है, क्योंकि यही बात हेगेल में भी पाई जाती है। उनके अनुसार प्रकृति विचार के मात्र अलगाव के रूप में समय में विकास करने में असमर्थ है, केवल अंतरिक्ष में अपनी बहुविधता का विस्तार करने में सक्षम है, ताकि यह अपने भीतर समाहित विकास के सभी चरणों को एक साथ और एक दूसरे के साथ प्रदर्शित करे, और एक ही प्रक्रियाओं की शाश्वत पुनरावृत्ति के लिए अभिशप्त है। अंतरिक्ष में विकास की यह बेतुकी बात, लेकिन समय के बाहर सभी विकास की मूलभूत शर्त हेगेल ने प्रकृति पर ठीक उसी समय थोपी जब भूविज्ञान, भ्रूण विज्ञान, पौधों और जानवरों का शरीर विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान का निर्माण हो रहा था, और जब हर जगह इन नए विज्ञानों के आधार पर विकास के बाद के सिद्धांत, उदाहरण के लिए गोएथे और लैमार्क की शानदार पूर्व सूचनाएं सामने आ रही थीं। लेकिन व्यवस्था ने इसकी मांग की, इसलिए व्यवस्था के लिए विधि को अपने आप से असत्य बनना पड़ा। इतिहास के क्षेत्र में भी यही अनैतिहासिक अवधारणा प्रचलित थी। यहाँ मध्य युग के अवशेषों के विरुद्ध संघर्ष ने दृष्टि को धुंधला कर दिया। मध्य युग को 1000 साल की सार्वभौमिक बर्बरता द्वारा इतिहास में मात्र एक रुकावट के रूप में देखा गया। मध्य युग में हुई महान प्रगति, यूरोपीय संस्कृति के क्षेत्र का विस्तार, एक दूसरे के बगल में व्यवहार्य महान राष्ट्रों का निर्माण, और अंततः 14वीं और 15वीं शताब्दी की विशाल तकनीकी प्रगति,
ये सब नहीं देखा गया। इस प्रकार महान ऐतिहासिक अंतर्संबंधों में तर्कसंगत अंतर्दृष्टि असंभव बना दी गई, और इतिहास ने दार्शनिकों के उपयोग के लिए उदाहरणों और दृष्टांतों के संग्रह के रूप में सबसे अच्छा काम किया। 50 के दशक में जर्मनी में भौतिकवाद में लिप्त रहने वाले अश्लील साहित्यकारों ने अपने शिक्षकों की इस सीमा को किसी भी तरह से पार नहीं किया। इस बीच प्राकृतिक विज्ञान की सभी प्रगतियां उन्हें दुनिया के निर्माता के अस्तित्व के खिलाफ नए सबूतों के रूप में ही काम आई, और वास्तव में उन्होंने इस सिद्धांत को और आगे विकसित करना अपना काम नहीं समझा। हालांकि आदर्शवाद अपने अंतिम चरण में था और 1848 की क्रांति ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उसे ये देखकर संतोष हुआ कि भौतिकवाद फिलहाल और भी नीचे गिर गया है। फायरबाख निस्संदेह सही थे जब उन्होंने इस भौतिकवाद की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, बस उन्हें इन घुमंतु उपदेशकों के सिद्धांतों को सामान्य रूप से भौतिकवाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए था। लेकिन यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात, फायरबाख के जीवन काल में भी प्राकृतिक विज्ञान अभी भी उस तीव्र किण्वन की प्रक्रिया में था जो केवल पिछले 15 वर्षों में ही एक स्पष्ट सापेक्ष निष्कर्ष पर पहुंच पाया था। नए वैज्ञानिक डेटा को अब तक अनसुनी सीमा तक प्राप्त किया गया था, लेकिन अंतर्संबंधों की स्थापना और इस प्रकार एक दूसरे के बाद आने वाली खोजों की इस अराजकता में व्यवस्था लाना अभी हाल ही में संभव हुआ है। ये सच है कि फायरबाख तीनों निर्णायक खोजों को देखने के लिए जीवित रहे थे: कोशिका, ऊर्जा का रूपांतरण और डार्विन के नाम पर विकास का सिद्धांत। लेकिन ग्रामीण एकांत में रहने वाला एकाकी दार्शनिक वैज्ञानिक विकास का पर्याप्त रूप से अनुसरण कैसे कर सकता था ताकि उन खोजों का पूरा मूल्य समझ सके जिन पर उस समय स्वयं प्राकृतिक वैज्ञानिक या तो अभी भी विवाद कर रहे थे या नहीं जानते थे कि उनका पर्याप्त उपयोग कैसे किया जाए। इसका दोष पूरी तरह से जर्मनी की दयनीय परिस्थितियों पर है, जिसके परिणामस्वरूप कोबवेब बुनने वाले उदारवादी पिस्सू पटाखे दर्शनशास्त्र की कुर्सियों पर कब्जा कर चुके थे, जबकि फायरबाख, जो उन सभी से ऊपर था, को एक छोटे से गांव में देहाती और खट्टा होना पड़ा। इसलिए यह फायरबाख का दोष नहीं है कि प्रकृति की यह ऐतिहासिक अवधारणा जो अब संभव हो गई थी और जिसने फ्रांसीसी भौतिकवाद की सभी एकतरफाता को दूर कर दिया था, उसके लिए दुर्गम रही। दूसरे, फायरबाख ये कहने में बिल्कुल सही है कि केवल प्राकृतिक वैज्ञानिक भौतिकवाद ही वास्तव में मानव ज्ञान की इमारत की नींव है, लेकिन इमारत खुद नहीं है, क्योंकि हम न केवल प्रकृति में रहते हैं बल्कि मानव समाज में भी रहते हैं, और यह भी प्रकृति की तरह ही विकास का इतिहास और विज्ञान है। इसलिए यह समाज के विज्ञान यानी तथाकथित ऐतिहासिक और दार्शनिक विज्ञानों के योग को भौतिकवादी नींव के साथ सामंजस्य में लाने और उसके आधार पर उसका पुनर्निर्माण करने का सवाल था। लेकिन फायरबाख के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। नींव के बावजूद वे यहाँ पारंपरिक आदर्शवादी बेड़ियों से बंधे रहे, एक तथ्य जिसे वे इन शब्दों में स्वीकार करते हैं: पीछे की ओर मैं भौतिकवादियों से सहमत हूं, लेकिन आगे की ओर नहीं। लेकिन ये फायरबाख ही थे जो यहाँ आगे नहीं बढ़े सामाजिक क्षेत्र में, जो 1840 या 1844 के अपने दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़े। और यह फिर से मुख्य रूप से इस एकांतवास के कारण था जिसने उन्हें, जो सभी दार्शनिकों में से सबसे अधिक सामाजिक मेलजोल के लिए इच्छुक थे, अपने अकेले दिमाग से विचार उत्पन्न करने के लिए मजबूर किया, बजाय अपने स्तर के अन्य लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण और शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ों के। बाद में हम विस्तार से देखेंगे कि वे इस क्षेत्र में कितने आदर्शवादी बने रहे। यहाँ केवल इतना जोड़ना जरूरी है कि स्टाके फायरबाख के आदर्शवाद को गलत जगह पर ढूंढते हैं। फायरबाख एक आदर्शवादी हैं, वह मानव जाति की प्रगति में विश्वास करते हैं। पृष्ठ 19 पूरे ढांचे की नींव फिर भी आदर्शवाद ही रहता है। हमारे लिए यथार्थवाद विचलनों के विरुद्ध सुरक्षा से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि हम अपने आदर्श रुझानों का अनुसरण करते हैं। क्या करुणा, प्रेम और सत्य और न्याय के प्रति उत्साह आदर्श शक्तियां नहीं है? 8वीं सबसे पहले यहाँ आदर्शवाद का मतलब कुछ और नहीं बल्कि आदर्श लक्ष्यों की खोज है। लेकिन इनका ज्यादा से ज्यादा कांट के आदर्शवाद और उसके स्पष्ट अनिवार्यता से ही संबंध है। हालांकि कांट ने खुद अपने दर्शन को पारलौकिक आदर्शवाद इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने उसमें नैतिक आदर्शों पर भी विचार किया था, बल्कि बिल्कुल दूसरे कारणों से, जैसा कि स्टाके को याद होगा। यह अंधविश्वास की दार्शनिक आदर्शवाद नैतिक यानी सामाजिक आदर्शों में विश्वास के इर्द गिर्द घूमता है। दर्शन के बाहर जर्मन अशिक्षित लोगों के बीच पैदा हुआ, जिन्होंने शिले की कविताओं से दार्शनिक संस्कृति के कुछ अंश सीखे थे जिनकी उन्हें जरूरत थी। किसी ने भी कांट की नपुंसक स्पष्ट अनिवार्यता की इतनी कठोर आलोचना नहीं की है। नपुंसक इसलिए क्योंकि यह असंभव की मांग करती है और इसलिए कभी किसी वास्तविकता को प्राप्त नहीं करती। किसी ने भी शिलर द्वारा प्रस्तुत अवास्तविक आदर्शों के लिए अशिक्षित भावुक उत्साह का पूरी तरह से उपहास नहीं किया है।
जितना कि पूर्ण आदर्शवादी हेगेल ने किया है। उदाहरण के लिए उनकी फेनोमेनोलॉजी देखें। दूसरे स्थान पर, हम इस तथ्य से बच नहीं सकते कि मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली हर चीज उसके मस्तिष्क से होकर गुजरती है, यहाँ तक कि खाना पीना भी, जो मस्तिष्क के माध्यम से प्रसारित भूख या प्यास की अनुभूति के परिणामस्वरूप शुरू होता है और मस्तिष्क के माध्यम से प्रसारित संतुष्टि की अनुभूति के परिणामस्वरूप समाप्त होता है। मनुष्य पर बाहरी दुनिया के प्रभाव उसके मस्तिष्क में खुद को अभिव्यक्त करते हैं, भावनाओं, आवेगों, इच्छाओं के रूप में परिलक्षित होते हैं, संक्षेप में आदर्श प्रवृत्तियों के रूप में, और इस रूप में आदर्श शक्तियां बन जाते हैं। यदि फिर किसी व्यक्ति को आदर्शवादी माना जाता है क्योंकि वह आदर्श प्रवृत्तियों का पालन करता है और स्वीकार करता है कि आदर्श शक्तियों का उस पर प्रभाव है, तो हर व्यक्ति जो सामान्य रूप से विकसित है एक जन्मजात आदर्शवादी है, और उस स्थिति में कोई भौतिकवादी कैसे हो सकता है। तीसरे स्थान पर, यह विश्वास की मानवता कम से कम वर्तमान समय में समग्र रूप से प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ रही है, का भौतिकवाद और आदर्शवाद के बीच विरोध से कोई लेना देना नहीं है। फ्रांसीसी भौतिकवादियों ने भी देववादियों वोल्टेयर और रूसो की तरह ही इस विश्वास को लगभग कट्टरता की हद तक माना और अक्सर इसके लिए सबसे बड़े व्यक्तिगत बलिदान दिए। अगर कभी किसी ने अपना पूरा जीवन सत्य और न्याय के लिए उत्साह के लिए समर्पित किया, इस वाक्यांश का अच्छे अर्थ में उपयोग करते हुए, तो वह उदाहरण के लिए डिडेरो था। इसलिए अगर स्टाके इस सब को आदर्शवाद घोषित करता है, तो ये केवल ये साबित करता है कि भौतिकवाद शब्द और दो प्रवृत्तियों के बीच का पूरा विरोध उसके लिए यहाँ अपना सारा अर्थ खो चुका है। तथ्य यह है कि स्टाके, हालांकि शायद अनजाने में, इस मामले में भौतिकवाद शब्द के खिलाफ पारंपरिक संकीर्णतावादी पूर्वाग्रह के लिए एक अक्षम्य रियायत देता है, जो पुजारियों द्वारा लंबे समय से जारी बदनामी के परिणामस्वरूप है। भौतिकवाद शब्द से संकीर्णतावादी लोलुपता, नशे, आंखों की वासना, शरीर की वासना, अहंकार, लोभ, लालच, लाभ शिकार और शेयर एक्सचेंज ठगी को समझता है। संक्षेप में, वे सभी गंदे दोष जिनमें वह खुद निजी तौर पर लिप्त रहता है। आदर्शवाद शब्द से वह सद्गुण, सार्वभौमिक परोपकार और सामान्य रूप से एक बेहतर दुनिया में विश्वास को समझता है, जिसके बारे में वह दूसरों के सामने शेखी बघारता है, लेकिन जिस पर वह खुद तभी तक विश्वास करता है जब तक वह उदास रहता है या अपनी पारंपरिक भौतिकवादी जातियों के परिणामस्वरूप दिवालियापन से गुजर रहा होता है। ये तब होता है जब वह अपना पसंदीदा गीत गाता है, मनुष्य क्या है, आधा जानवर आधा देवदूत। बाकी के लिए, स्टाके ने जर्मनी में आज दार्शनिकों के नाम से जाने जाने वाले मुखर सहायक प्रोफेसरों के हमलों और सिद्धांतों के खिलाफ फायरबाख का बचाव करने के लिए बहुत मेहनत की है। जो लोग शास्त्रीय जर्मन दर्शन के इस बात के जन्म में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है। स्टाके के लिए यह स्वयं आवश्यक प्रतीत हो सकता है, हालांकि हम पाठक को इससे बचाएंगे। भाग 3, फायरबाख। फायरबाख का असली आदर्शवाद तब स्पष्ट हो जाता है जब हम धर्म और नैतिकता के उनके दर्शन पर आते हैं। वह किसी भी तरह से धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, वह इसे परिपूर्ण बनाना चाहता है। दर्शन को धर्म में समाहित किया जाना चाहिए। मानवता के कालखंडों की पहचान केवल धार्मिक परिवर्तनों से होती है। एक ऐतिहासिक आंदोलन तभी मौलिक होता है जब वह मनुष्यों के हृदय में निहित हो। हृदय धर्म का एक रूप नहीं है, ताकि हृदय में भी धर्म का अस्तित्व हो, हृदय ही धर्म का सार है। स्टाके द्वारा उद्धृत पृष्ठ 168। फायरबाख के अनुसार धर्म मनुष्यों के बीच स्नेह पर आधारित संबंध है, हृदय पर आधारित संबंध है, जो संबंध अब तक वास्तविकता की एक शानदार दर्पण छवि में अपना सत्य खोजता रहा है, एक या कई देवताओं की मध्यस्थता में, मानवीय गुणों की शानदार दर्पण छवियों में, लेकिन अब इसे सीधे और बिना किसी मध्यस्थता के, मैं और तू के बीच प्रेम में पाता है। इस प्रकार अंततः फायरबाख के लिए सेक्स प्रेम उनके नए धर्म के अभ्यास का सबसे उच्च रूप बन जाता है, यदि उच्चतम रूप नहीं है। अब मनुष्यों के बीच स्नेह पर आधारित संबंध, और विशेष रूप से दो लिंगों के बीच, तब से अस्तित्व में है जब से मानव जाति है। विशेष रूप से यौन प्रेम ने पिछले 800 वर्षों के दौरान एक विकास किया है और एक स्थान प्राप्त किया है जिसने इसे इस अवधि के दौरान सभी काव्य का अनिवार्य केंद्रीय बिंदु बना दिया है। मौजूदा सकारात्मक धर्मों ने खुद को राज्य विनियमित यौन प्रेम यानी विवाह कानूनों पर उच्च समर्पण के वरदान तक सीमित कर लिया है, और वे सभी प्रेम और दोस्ती के अभ्यास में थोड़ा भी बदलाव किए बिना कल गायब हो सकते हैं। इस प्रकार फ्रांस में ईसाई धर्म वास्तव में वर्ष 1793-95 में पूरी तरह से गायब हो गया कि नेपोलियन भी विरोध और कठिनाई के बिना इसे फिर से पेश नहीं कर सका, और यह फायरबाख के अर्थ में किसी भी विकल्प की आवश्यकता के बिना अंतराल में खुद को बना रहा है।
फायरबाख का आदर्शवाद यहाँ इस प्रकार है, वह मनुष्यों के बीच पारस्परिक प्रवृत्ति पर आधारित पारस्परिक संबंधों को, जैसे कि यौन प्रेम, मित्रता, करुणा, आत्म बलिदान आदि को, जैसा कि वे स्वयं हैं वैसा ही स्वीकार नहीं करता, उन्हें किसी विशेष धर्म से जोड़े बिना, जो उसके लिए भी अतीत की बात है, बल्कि वह जोर देता है कि वे अपना पूरा मूल्य तभी प्राप्त करेंगे जब उन्हें धर्म के नाम से पवित्र किया जाएगा। उसके लिए मुख्य बात यह नहीं है कि ये विशुद्ध मानवीय संबंध मौजूद हैं, बल्कि यह है कि उन्हें नए सच्चे धर्म के रूप में माना जाएगा। उन्हें पूरा मूल्य तभी मिलेगा जब उन पर धार्मिक मुहर लग जाएगी। धर्म शब्द रेलिगिया बांधना से निकला है और इसका मूल अर्थ बंधन है। इसलिए दो लोगों के बीच का हर बंधन धर्म है। इस तरह की व्युत्पत्ति संबंधी तरकीबें आदर्शवादी दर्शन का अंतिम सहारा हैं। शब्द का वास्तविक उपयोग के ऐतिहासिक विकास के अनुसार क्या अर्थ है, यह नहीं बल्कि इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार इसका क्या अर्थ होना चाहिए, यही मायने रखता है। और इसलिए सेक्स, प्रेम और लिंगों के बीच संभोग को धर्म का प्रतीक बना दिया गया है, केवल इसलिए कि धर्म शब्द, जो आदर्शवादी स्मृतियों को बहुत प्रिय है, भाषा से गायब न हो जाए। लुई ब्लैंक प्रवृत्ति के पेरिस के सुधारक 40 के दशक में ठीक इसी तरह बोलते थे। इसी तरह वे धर्म के बिना एक आदमी को केवल एक राक्षस के रूप में देख सकते थे और हमसे कहते थे, डोंट लाथेज्म सी एस्ट वोत्रे धर्म, ठीक है तो नास्तिकता ही आपका धर्म है। अगर फायरबाख प्रकृति की एक अनिवार्य रूप से भौतिकवादी अवधारणा के आधार पर एक सच्चा धर्म स्थापित करना चाहता है, तो यह आधुनिक रसायन विज्ञान को सच्ची कीमिया मानने जैसा ही है। अगर धर्म अपने ईश्वर के बिना अस्तित्व में रह सकता है, तो कीमिया अपने पारस पत्थर के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है। वैसे कीमिया और धर्म के बीच बहुत करीबी संबंध है। पारस पत्थर में अनेक ईश्वरीय गुण होते हैं और हमारे युग की पहली 2 शताब्दियों के मिस्र यूनानी कीमियागरों का ईसाई सिद्धांतों के विकास में हाथ था, जैसा कि कोप और बर्थोलेट द्वारा दिए गए आंकड़ों से साबित हुआ है। फायरबाख का ये दावा कि मानवता के कालखंडों की पहचान केवल धार्मिक परिवर्तनों से होती है, निश्चित रूप से गलत है। महान ऐतिहासिक मोड़ धार्मिक परिवर्तनों के साथ ही आए हैं, जहां तक कि वर्तमान समय तक अस्तित्व में रहे 3 विश्व धर्मों, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम का सवाल है। पुराने जनजातीय और राष्ट्रीय धर्म, जो स्वतःस्फूर्त रूप से उभरे, उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया और जैसे ही जनजातीय लोगों की स्वतंत्रता खो गई, उन्होंने प्रतिरोध की अपनी सारी शक्ति खो दी। जर्मनों के लिए क्षयग्रस्त रोमन विश्व साम्राज्य और उसके नए अपनाए गए ईसाई विश्व धर्म के साथ सरल संपर्क होना ही पर्याप्त था, जो उनकी आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक स्थितियों के अनुकूल था। केवल इन विश्व धर्मों के साथ, जो कमोबेश कृत्रिम रूप से उभरे, विशेष रूप से ईसाई धर्म और इस्लाम, हम पाते हैं कि अधिक सामान्य ऐतिहासिक आंदोलनों ने धार्मिक छाप प्राप्त की। ईसाई धर्म के मामले में भी वास्तव में सार्वभौमिक महत्व की क्रांतियों में धार्मिक छाप पूंजीपति वर्ग के मुक्ति संघर्ष के पहले चरणों तक सीमित है, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, और इसे फायरबाख के अनुसार लोगों के दिलों और उनकी धार्मिक जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि मध्य युग के पूरे पिछले इतिहास के हिसाब से देखा जाना चाहिए, जो धर्म और धर्मशास्त्र के अलावा विचारधारा के किसी अन्य रूप को नहीं जानता था। लेकिन जब 18वीं शताब्दी का पूंजीपति वर्ग भी इतना मजबूत हो गया कि उसके पास अपनी खुद की विचारधारा हो गई, जो उसके अपने वर्ग दृष्टिकोण के अनुकूल थी, तो उसने अपनी महान और निर्णायक क्रांति फ्रांसीसी की, जिसमें उसने केवल न्यायिक और राजनीतिक विचारों का सहारा लिया और धर्म से खुद को केवल उस हद तक परेशान किया जहां तक वह उसके रास्ते में आया। लेकिन उसे कभी भी पुराने धर्म की जगह नया धर्म स्थापित करने का ख्याल नहीं आया। हर कोई जानता है कि रोबेस्पियरे अपने प्रयास सर्वोच्च प्राणी का धर्म स्थापित करने में कैसे विफल हुआ। दूसरे इंसानों के साथ हमारे संबंधों में विशुद्ध मानवीय भावनाओं की संभावना आजकल उस समाज द्वारा पर्याप्त रूप से सीमित कर दी गई है जिसमें हमें रहना चाहिए, जो वर्ग विरोध और वर्ग शासन पर आधारित है। इन भावनाओं को धर्म का दर्जा देकर इसे और सीमित करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। और इसी तरह महान ऐतिहासिक वर्ग संघर्षों की समझ को वर्तमान इतिहास लेखन द्वारा, विशेष रूप से जर्मनी में, पहले से ही पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए हमें इन संघर्षों के इतिहास को चच के इतिहास के एकमात्र परिशिष्ट में बदलकर ऐसी समझ को पूरी तरह असंभव बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहले से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आज हम फायरबाख से कितनी दूर निकल आए हैं। प्रेम के अपने नए धर्म की महिमा में उनके सबसे बेहतरीन अंश आज पूरी तरह से अपठनीय है। एकमात्र धर्म जिसकी फ्यूरबैक ने गंभीरता से जांच की है, वह ईसाई धर्म है, जो पश्चिम का विश्व धर्म है, जो एकेश्वरवाद पर आधारित है। वह साबित करता है कि ईसाई भगवान केवल मनुष्य का एक काल्पनिक प्रतिबिंब, एक दर्पण छवि है। अब ये भगवान हालांकि खुद अमूर्तता की एक थकाऊ प्रक्रिया का उत्पाद है,
जो कई पहले के आदिवासी और राष्ट्रीय देवताओं का केंद्रित सार है। और मनुष्य, जिसका ये भगवान प्रतिबिंब है, इसलिए वह भी एक वास्तविक मनुष्य नहीं है, बल्कि कई वास्तविक मनुष्यों का सार है। अमूर्त में मनुष्य इसलिए खुद भी एक मानसिक छवि है। फ्यूरबैक, जो हर पृष्ठ पर कामुकता, ठोस में तल्लीनता का उपदेश देते हैं, वास्तविकता में जैसे ही वे मनुष्यों के बीच केवल यौन संबंधों के अलावा किसी और चीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं, वे पूरी तरह से अमूर्त हो जाते हैं। इन संबंधों में से केवल एक पहलू उसे आकर्षित करता है, नैतिकता। और यहाँ हम फिर से फ्यूरबैक की हैरतअंगेज गरीबी से प्रभावित होते हैं जब उसकी तुलना हेगेल से की जाती है। बात की नैतिकता या नैतिक आचरण का सिद्धांत अधिकार का दर्शन है और इसमें शामिल हैं 1 अमूर्त अधिकार, 2 नैतिकता, 3 सामाजिक नैतिकता, सिटलिचकेट, जिसके अंतर्गत आते हैं परिवार, नागरिक समाज और राज्य। यहाँ विषय वस्तु उतनी ही यथार्थवादी है जितनी कि रूप आदर्शवादी है। नैतिकता के अलावा यहाँ कानून, अर्थव्यवस्था, राजनीति का पूरा क्षेत्र शामिल है। फायरबाख के साथ ये बिल्कुल उल्टा है। रूप में वे यथार्थवादी हैं क्योंकि वे मनुष्य से शुरू करते हैं, लेकिन उस दुनिया का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है जिसमें यह मनुष्य रहता है। इसलिए यह मनुष्य हमेशा वही अमूर्त मनुष्य बना रहता है जो धर्म के दर्शन के क्षेत्र में था। क्योंकि यह मनुष्य स्त्री से पैदा नहीं हुआ है, वह एक ईश्वरवादी धर्मों के ईश्वर से, एक कोशस्थ से निकलता है। इसलिए वह ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व में आए और ऐतिहासिक रूप से निर्धारित वास्तविक दुनिया में नहीं रहता है। सच है, उसका अन्य मनुष्यों के साथ संबंध है, हालांकि उनमें से प्रत्येक उतना ही अमूर्त है जितना कि वह स्वयं है। उनके धर्म के दर्शन में अभी भी पुरुष और महिलाएं हैं, लेकिन उनके नैतिकता में यह अंतिम भेद भी गायब हो जाता है। फायरबाख निश्चित रूप से लंबे अंतराल पर ऐसे कथन करते हैं, मनुष्य महल और झोपड़ी में अलग अलग तरीके से सोचता है। यदि भूख या दुख के कारण आपके शरीर में कोई चीज नहीं है, तो इसी तरह आपके सिर, मन या हृदय में नैतिकता के लिए कोई चीज नहीं है। राजनीति को हमारा धर्म बनना चाहिए, आदि। लेकिन फायरबाख इन सिद्धांतों से कुछ भी हासिल करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। वे महज मुहावरे बनकर रह गए हैं, और यहाँ तक कि स्टाके को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि फायरबाख के लिए राजनीति एक दुर्गम सीमा थी और समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र, उनके लिए अज्ञात भूमि थी। अच्छाई और बुराई के विरोधाभास के अपने विचार में वे हेगेल की तुलना में उतने ही उथले नजर आते हैं। हेगेल टिप्पणी करते हैं, यदि कोई कहता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा है, तो उसे लगता है कि वह कुछ महान कह रहा है। लेकिन वह भूल जाता है कि जब वह कहता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुरा है, तो वह कहीं अधिक महान बात कह रहा है। हेगेल के अनुसार बुराई वह रूप है जिसमें ऐतिहासिक विकास की प्रेरक शक्ति खुद को प्रस्तुत करती है। इसमें 2 गुना अर्थ निहित है कि एक ओर प्रत्येक नई प्रगति अनिवार्य रूप से पवित्र चीजों के खिलाफ एक अपवित्रता के रूप में प्रकट होती है, स्थिति के खिलाफ विद्रोह के रूप में, हालांकि पुरानी और मरणासन, फिर भी रीति रिवाजों द्वारा पवित्र, और दूसरी ओर ये वास्तव में मनुष्य की दुष्ट भावनाएं हैं, सत्ता के लिए लालच और वासना, जो वर्ग विरोधों के उद्भव के बाद से ऐतिहासिक विकास के लीवर के रूप में काम करती हैं। एक ऐसा तथ्य जिसका उदाहरण के लिए सामंतवाद और पूंजीपति वर्ग का इतिहास एक निरंतर प्रमाण है। लेकिन फ्यूरबैक को नैतिक बुराई की ऐतिहासिक भूमिका की जांच करने का विचार नहीं आता। उनके लिए इतिहास पूरी तरह से एक अजीब क्षेत्र है जिसमें वे असहज महसूस करते हैं। यहाँ तक कि उनका कथन, मनुष्य मूल रूप से प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्रकृति का एकमात्र प्राणी था, मनुष्य नहीं। मनुष्य मनुष्य की, संस्कृति की, इतिहास की उपज है, उनके लिए यह उक्ति भी बिल्कुल निष्फल है। इसलिए नैतिकता के बारे में फायरबाख हमें जो कुछ भी बताते हैं, वह बहुत ही कम हो सकता है। खुशी की चाहत मनुष्य में जन्मजात होती है और इसलिए इसे सभी नैतिकता का आधार बनाना चाहिए। लेकिन खुशी की चाहत में 2 तरह के सुधार की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमारे कार्यों के प्राकृतिक परिणामों से व्यभिचार के बाद उदासी आती है और आदतन अधिकता के बाद बीमारी होती है। दूसरे, इसके सामाजिक परिणामों से, यदि हम खुशी के लिए अन्य लोगों की समान चाहत का सम्मान नहीं करते हैं तो वे खुद का बचाव करेंगे और इस तरह खुशी के लिए हमारी अपनी चाहत में बाधा डालेंगे। नतीजतन अपनी चाहत को संतुष्ट करने के लिए हमें अपने आचरण के परिणामों की सही तरह से सराहना करने की स्थिति में होना चाहिए और इसी तरह दूसरों को भी खुशी की तलाश करने का समान अधिकार देना चाहिए। खुद के संबंध में तर्कसंगत आत्मा, संयम और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में प्यार, बार बार प्यार, ये फायरबाख की नैतिकता के मूल नियम हैं। इनसे अन्य सभी नियम निकले हैं। और न तो फायरबाख के सबसे जोशीले कथन और न ही स्टाके की सबसे सशक्त प्रशंसा इन कुछ प्रस्तावों की क्षीणता और तुच्छता को छिपा सकती है।
केवल बहुत ही अपवाद स्वरूप और किसी भी तरह से इस या अन्य लोगों के लाभ के लिए नहीं, कोई व्यक्ति अपने आप में व्यस्त रहकर खुशी की अपनी इच्छा को संतुष्ट कर सकता है, बल्कि इसके लिए बाहरी दुनिया में अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधनों में व्यस्त रहना पड़ता है, जैसे कि भोजन, विपरीत लिंग का व्यक्ति, किताबें, बातचीत, तर्क, गतिविधियां, उपयोग की वस्तुएं और काम करना। फ्यूअरबैक की नैतिकता या तो यह मानती है कि संतुष्टि के ये साधन और वस्तुएं हर व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से दी जाती हैं, या फिर यह केवल अनुपयुक्त अच्छी सलाह देती है और इसलिए उन लोगों के लिए एक पैसे के भी लायक नहीं है जिनके पास ये साधन नहीं है। और फ्यूअरबैक खुद इसे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, महल और झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। अगर भूख या दुख की वजह से आपके शरीर में कोई चीज नहीं है, तो आपके दिमाग या दिल में भी नैतिकता के लिए कोई चीज नहीं है। क्या दूसरों के सुख की चाह को संतुष्ट करने के समान अधिकार के मामले में स्थिति कुछ बेहतर है? फायरबाख ने इस दावे को निरपेक्ष बताया, जो हर समय और हर परिस्थिति के लिए सही है। लेकिन ये कब से वैध है? क्या प्राचीन काल में दासों और स्वामियों के बीच या मध्य युग में सर्फों और बैरन के बीच सुख की चाह के समान अधिकार के बारे में कभी बात हुई थी? क्या उत्पीड़ित वर्ग की सुख की चाह को शासक वर्ग के लिए बेरहमी से और कानून के अधिकार द्वारा बलिदान नहीं किया गया था? हाँ, ये वास्तव में अनैतिक था। हालांकि आजकल अधिकारों की समानता को मान्यता दी गई है, तब से ही इसे शब्दों में मान्यता दी गई है, और जब से पूंजीपति वर्ग सामंतवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में और पूंजीवादी उत्पादन के विकास में संपत्ति के सभी विशेषाधिकारों यानी व्यक्तिगत विशेषाधिकारों को खत्म करने और कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता को लागू करने के लिए मजबूर हुआ, पहले निजी कानून के क्षेत्र में, फिर धीरे धीरे सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में भी। लेकिन खुशी की चाहत आदर्श अधिकारों पर बहुत कम हद तक ही पनपती है। सबसे बड़ी हद तक ये भौतिक साधनों पर पनपती है, और पूंजीवादी उत्पादन ये सुनिश्चित करने का ध्यान रखता है कि उन समान अधिकारों के बड़े हिस्से को केवल वही मिले जो नंगे अस्तित्व के लिए जरूरी है। इसलिए पूंजीवादी उत्पादन में बहुसंख्यकों की खुशी की चाहत के समान अधिकार के लिए गुलामी या दासता से ज्यादा सम्मान नहीं है। और क्या हम खुशी के मानसिक साधनों, शैक्षिकी साधनों के मामले में बेहतर हैं? क्या सदोवा का स्कूल मास्टर भी एक पौराणिक व्यक्ति नहीं है? और अधिक। फायरबाख के नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज नैतिक आचरण का सर्वोच्च मंदिर है, बशर्ते कि व्यक्ति हमेशा सही सट्टा लगाए। अगर खुशी की मेरी चाह मुझे स्टॉक एक्सचेंज तक ले जाती है, और अगर वहां मैं अपने कार्यों के परिणामों का सही ढंग से आकलन करता हूं ताकि केवल सुखद परिणाम ही मिले और कोई नुकसान न हो, यानी मैं हमेशा जीतता हूं, तो मैं फायरबाख के सिद्धांत का पालन कर रहा हूं। इसके अलावा मैं किसी दूसरे व्यक्ति के अपने सुख की तलाश करने के समान अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति भी मेरी तरह ही स्वेच्छा से एक्सचेंज में गया था और मेरे साथ सट्टा सौदा करके उसने भी सुख की अपनी चाह का पालन किया है, जैसा कि मैंने किया है। अगर वह अपना पैसा खो देता है, तो उसका काम अपने आप ही अनैतिक साबित हो जाता है, क्योंकि उसने गलत हिसाब लगाया था, और चूंकि मैंने उसे वह सजा दी है जिसका वह हकदार है, इसलिए मैं आधुनिक रादामंथस की तरह गर्व से अपनी छाती थपथपा सकता हूं। प्यार भी स्टॉक एक्सचेंज पर राज करता है, क्योंकि यह सिर्फ एक भावनात्मक अलंकार नहीं है, क्योंकि हर कोई दूसरों में खुशी की अपनी इच्छा की संतुष्टि पाता है, जो कि प्यार को हासिल करना चाहिए, और व्यवहार में यह इसी तरह काम करता है। और अगर मैं अपने कामों के नतीजों के बारे में सही पूर्वानुमान के साथ जुआ खेलता हूं, और इसलिए सफलता के साथ मैं फ्यूअरबैक की नैतिकता के सभी सख्त आदेशों को पूरा करता हूं, और सौदे में एक अमीर आदमी बन जाता हूं। दूसरे शब्दों में, फ्यूअरबैक की नैतिकता बिल्कुल आधुनिक पूंजीवादी समाज के पैटर्न पर आधारित है, जैसा कि फ्यूअरबैक खुद चाहते या कल्पना कर सकते हैं। लेकिन प्यार, हाँ, फायरबाख के लिए प्यार हर जगह और हर समय चमत्कारी भगवान है जो व्यावहारिक जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है, और वह भी ऐसे समाज में जो बिल्कुल विपरीत हितों वाले वर्गों में विभाजित है। इस बिंदु पर क्रांतिकारी चरित्र का अंतिम अवशेष उनके दर्शन से गायब हो जाता है, केवल पुराना नारा रह जाता है, एक दूसरे से प्यार करो, लिंग या संपत्ति के भेद की परवाह किए बिना एक दूसरे की बाहों में गिरो, सुलह का एक सार्वभौमिक नंगा नाच। संक्षेप में, नैतिकता का फ्यूअरबैचियन सिद्धांत अपने सभी पूर्ववर्तियों की तरह ही है। इसे सभी अवधियों, सभी लोगों और सभी स्थितियों के अनुकूल बनाया गया है, और ठीक इसी कारण से यह कभी भी और कहीं भी लागू नहीं होता है। वास्तविक दुनिया के संबंध में ये कांट के स्पष्ट अनिवार्यता की तरह ही शक्तिहीन है। वास्तव में हर वर्ग, यहाँ तक कि हर पेशे की अपनी नैतिकता होती है, और यहाँ तक कि जब भी वह दंड से बच सकता है, तो इसका उल्लंघन भी करता है।
और प्रेम जो सभी को एकजुट करना है, युद्धों, विवादों, मुकदमों, घरेलू झगड़ों, तलाक और एक दूसरे द्वारा हर संभव शोषण में खुद को प्रकट करता है। अब ये कैसे संभव हुआ कि फायरबाख द्वारा दिया गया शक्तिशाली प्रोत्साहन उसके लिए इतना निष्फल साबित हुआ? इसका सीधा कारण यह है कि फायरबाख स्वयं कभी भी अमूर्तता के क्षेत्र से, जिसके लिए वह घातक घृणा करता है, जीवित वास्तविकता में जाने का प्रयास नहीं करता। वह प्रकृति और मनुष्य से दृढ़ता से चिपका रहता है, लेकिन प्रकृति और मनुष्य उसके लिए केवल शब्द ही रह जाते हैं। वह हमें वास्तविक प्रकृति या वास्तविक मनुष्यों के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से बताने में असमर्थ है। लेकिन फायरबाख के अमूर्त मनुष्य से वास्तविक जीवित मनुष्यों तक केवल तभी पहुंचा जा सकता है जब कोई उन्हें इतिहास में भागीदार के रूप में मानता है। और यही वह बात है जिसका फायरबाख ने विरोध किया, और इसलिए वर्ष 1848, जिसे वह नहीं समझता था, उसके लिए वास्तविक दुनिया से अंतिम विच्छेद, एकांत में सेवानिवृत्ति मात्र था। इसके लिए फिर से मुख्य रूप से जर्मनी में उनके द्वारा प्राप्त परिस्थितियों को दोष दिया जाता है, जिसने उसे बुरी तरह सड़ने के लिए अभिशप्त कर दिया। लेकिन फिर भी वह कदम उठाना पड़ा जो फायरबाख ने नहीं उठाया। अमूर्त मनुष्य का पंथ, जो फायरबाख के नए धर्म का मूल था, को वास्तविक मनुष्यों और उनके ऐतिहासिक विकास के विज्ञान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। फायरबाख के दृष्टिकोण के आगे के इस विकास की शुरुआत मार्क्स ने 1845 में द होली फैमिली में की थी। भाग 4। मार्क्स, स्ट्रॉस, बाउर, स्टिनर, फायरबाख ये हेगेलियन दर्शन की शाखाएं थीं, इस हद तक कि उन्होंने दर्शन के क्षेत्र को नहीं छोड़ा। स्ट्रॉस ने अपने लाइफ ऑफ जीसस और डॉगमेटिक्स के बाद, रेनन के तरीके के बाद दर्शन और चर्च के इतिहास में केवल साहित्यिक अध्ययन किए। बाउर ने केवल ईसाई धर्म की उत्पत्ति के इतिहास के क्षेत्र में कुछ हासिल किया, हालांकि यहाँ उन्होंने जो किया वह महत्वपूर्ण था। स्टिनर एक जिज्ञासा बने रहे, यहाँ तक कि जब बाकुनिन ने उन्हें प्रूदों के साथ मिला दिया और इस मिश्रण को अराजकतावाद करार दिया। एक दार्शनिक के रूप में फायरबाख अकेले ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन न केवल दर्शन शास्त्र, जो सभी विशेष विज्ञानों से ऊपर उठने और उन्हें जोड़ने वाले विज्ञानों का विज्ञान होने का दावा करता था, उसके लिए एक अगम्य बाधा, एक अलंघनीय पवित्र चीज बना रहा। उन्होंने उसे बेकार समझकर एक तरफ फेंक दिया, जबकि उन्होंने स्वयं हेगेलियन प्रणाली की विश्वकोशीय संपदा की तुलना में प्रेम के एक उबाऊ धर्म और एकल नपुंसक नैतिकता के अलावा कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं किया। हेगेलियन स्कूल के विघटन से हालांकि एक और प्रवृत्ति विकसित हुई, जो एकमात्र ऐसी प्रवृत्ति है जिसने वास्तविक फल दिया है, और यह प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से मार्क्स के नाम से जुड़ी हुई है। हेगेलियन दर्शन से अलगाव यहाँ भी भौतिकवादी दृष्टिकोण की ओर वापसी का परिणाम था। इसका मतलब है कि वास्तविक दुनिया, प्रकृति और इतिहास को ठीक उसी तरह समझने का संकल्प लिया गया था, जैसा कि यह हर उस व्यक्ति के सामने प्रस्तुत होता है जो इसे पूर्वकल्पित आदर्शवादी कुतर्कों से मुक्त होकर देखता है। हर उस आदर्शवादी कल्पना को निर्दयतापूर्वक त्यागने का निर्णय लिया गया था, जिसे उनके अपने तथ्यों के साथ सामंजस्य में नहीं लाया जा सकता था और न ही किसी काल्पनिक अंतर्संबंध में। और भौतिकवाद का इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ भौतिकवादी विश्वदृष्टि को पहली बार वास्तव में गंभीरता से लिया गया और इसे सभी संबंधित ज्ञान क्षेत्रों में, कम से कम इसकी बुनियादी विशेषताओं में, लगातार आगे बढ़ाया गया। हेगेल को यूं ही किनारे नहीं कर दिया गया। इसके विपरीत ऊपर वर्णित उनके क्रांतिकारी पक्ष से द्वंद्वात्मक पद्धति से एक शुरुआत की गई, लेकिन अपने हेगेलियन रूप में ये पद्धति अनुपयोगी थी। हेगेल के अनुसार द्वंद्वात्मकता अवधारणा का आत्म विकास है। निरपेक्ष अवधारणा न केवल अनंत काल से, अज्ञात स्थान से अस्तित्व में है, बल्कि यह संपूर्ण विद्यमान विश्व की वास्तविक जीवित आत्मा भी है। ये सभी प्रारंभिक चरणों के माध्यम से अपने आप में विकसित होती है, जिनका तर्कशास्त्र में विस्तार से वर्णन किया गया है और जो सभी इसमें शामिल हैं। फिर यह प्रकृति में बदलकर खुद को अलग कर लेती है, जहां खुद से अनजान, एक प्राकृतिक आवश्यकता के रूप में प्रच्छन्न, यह एक नए विकास से गुजरती है और अंत में मनुष्य की खुद की चेतना के रूप में वापस आती है। यह आत्मा चेतना फिर से इतिहास में कच्चे रूप में खुद को विस्तृत करती है, जब तक कि अंततः निरपेक्ष अवधारणा फिर से हेगेलियन दर्शन में पूरी तरह से अपने आप में नहीं आ जाती। इसलिए हेगेल के अनुसार प्रकृति और इतिहास में स्पष्ट द्वंद्वात्मक विकास, यानी निम्न से उच्चतर की ओर प्रगतिशील आंदोलन का कारणात्मक अंतर्संबंध, जो सभी टेढ़े मेढ़े आंदोलनों और अस्थायी प्रतिगमन के माध्यम से खुद को मुखर करता है, अनंत काल से चल रही अवधारणा की आत्मा गति की एक प्रति एबकलात सच मात्र है। कोई नहीं जानता कि कहाँ, लेकिन किसी भी सोच वाले मानव मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से इस वैचारिक विकृति को दूर किया जाना था। हमने फिर से अपने दिमाग में विचारों के बारे में एक भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया,
उन्हें वास्तविक चीजों की छवियों के रूप में माना, ए बिल्डर, बजाय वास्तविक चीजों को निरपेक्ष अवधारणा के इस या उस चरण की छवियों के रूप में देखने के। इस प्रकार द्वंद्ववाद ने खुद को बाहरी दुनिया और मानवीय विचार दोनों की गति के सामान्य नियमों के विज्ञान तक सीमित कर लिया। दो प्रकार के नियम जो सार रूप में समान हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में इस हद तक अंतर है कि मानव मन उन्हें सचेत रूप से लागू कर सकता है, जबकि प्रकृति में और अब तक मानव इतिहास में अधिकांश भाग के लिए ये नियम अनजाने में बाहरी आवश्यकता के रूप में प्रतीत होने वाली दुर्घटनाओं की एक अंतहीन श्रृंखला के बीच खुद को लागू करते हैं। इस प्रकार अवधारणाओं की द्वंद्ववाद स्वयं वास्तविक दुनिया की द्वंद्वात्मक गति का सचेत प्रतिबिंब मात्र बन गई और इस प्रकार हेगेल की द्वंद्ववाद को पलट दिया गया, या बल्कि उसका सिर जिस पर वह खड़ी थी को पलट दिया गया और उसके पैरों पर खड़ा कर दिया गया। और यह भौतिकवादी द्वंद्ववाद, जो वर्षों से हमारा सबसे अच्छा काम करने वाला उपकरण और हमारा सबसे तेज हथियार रहा है, उल्लेखनीय रूप से न केवल हमारे द्वारा बल्कि हमसे और यहाँ तक कि हेगेल से भी स्वतंत्र रूप से एक जर्मन कार्यकर्ता जोसेफ डाइटजेन द्वारा खोजा गया था। इस तरह हालांकि हेगेलियन दर्शन के क्रांतिकारी पक्ष को फिर से उठाया गया और साथ ही साथ आदर्शवादी छल कपट से मुक्त किया गया, जो हेगेल के साथ इसके सुसंगत कार्यान्वयन को रोक रहा था। महान बुनियादी विचार की दुनिया को पहले से तैयार चीजों के एक जटिल समूह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि प्रक्रियाओं के एक जटिल समूह के रूप में, जिसमें चीजें हमारे सिर में उनकी मानसिक छवियों से कम नहीं बल्कि स्थिर दिखती हैं। अवधारणाएं अस्तित्व में आने और जाने के एक अखंड परिवर्तन से गुजरती हैं, जिसमें सभी आकस्मिक और सभी अस्थायी प्रतिगमन के बावजूद एक प्रगतिशील विकास अंत में खुद को मुखर करता है। यह महान मौलिक विचार विशेष रूप से हेगेल के समय से सामान्य चेतना में इतनी गहराई से व्याप्त है कि इस सामान्यता में अब शायद ही कभी इसका खंडन किया जाता है। लेकिन इस मौलिक विचार को शब्दों में स्वीकार करना और जांच के प्रत्येक क्षेत्र में इसे वास्तविकता में लागू करना दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर जांच हमेशा इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ती है तो अंतिम समाधान और शाश्वत सत्य की मांग हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। व्यक्ति हमेशा अर्जित ज्ञान की आवश्यक सीमाओं के प्रति सचेत रहता है, इस तथ्य के प्रति कि यह उन परिस्थितियों से निर्धारित होता है जिनमें इसे अर्जित किया गया था। दूसरी ओर व्यक्ति अब अपने आप को सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे, समान और भिन्न, आवश्यक और आकस्मिक के बीच विरोधाभास द्वारा थोपे जाने की अनुमति नहीं देता है, जो अभी भी सामान्य पुराने तत्वमीमांसा के लिए अजेय है। व्यक्ति जानता है कि इन विरोधाभासों की केवल सापेक्ष वैधता है, कि जिसे अब सत्य के रूप में पहचाना जाता है उसका एक अव्यक्त मिथ्या पक्ष भी है जो बाद में स्वयं प्रकट होगा, ठीक उसी तरह जैसे कि जिसे अब मिथ्या माना जाता है उसका एक सत्य पक्ष भी है जिसके आधार पर इसे पहले सत्य माना जा सकता था। व्यक्ति जानता है कि जिसे आवश्यक माना जाता है वह केवल दुर्घटनाओं से बना है और तथाकथित आकस्मिक वह रूप है जिसके पीछे आवश्यकता स्वयं को छिपाती है, इत्यादि। जांच और विचार की पुरानी पद्धति जिसे हेगेल तत्वमीमांसा कहते हैं, जो चीजों को दिए गए निश्चित और स्थिर के रूप में जांचना पसंद करती थी, एक ऐसी पद्धति जिसके अवशेष आज भी लोगों के दिमाग में मजबूती से छाए हुए हैं, उस समय ऐतिहासिक औचित्य का एक बड़ा हिस्सा था। प्रक्रियाओं की जांच करने से पहले चीजों की जांच करना आवश्यक था। किसी विशेष चीज में होने वाले परिवर्तनों को देखने से पहले किसी को पहले ये जानना पड़ता था कि वह क्या है। और प्राकृतिक विज्ञान के साथ भी ऐसा ही था। पुरानी तत्वमीमांसा जो चीजों को पूर्ण वस्तुओं के रूप में स्वीकार करती थी, उस प्राकृतिक विज्ञान से उत्पन्न हुई थी जो मृत और जीवित चीजों की जांच पूर्ण वस्तुओं के रूप में करता था। लेकिन जब ये जांच इतनी आगे बढ़ गई कि निर्णायक कदम आगे बढ़ाना संभव हो गया, यानी प्रकृति में इन चीजों से होने वाले परिवर्तनों की व्यवस्थित जांच को आगे बढ़ाना, तब पुरानी तत्वमीमांसा का अंतिम समय दर्शन के क्षेत्र में भी आया। और वास्तव में जबकि पिछली सदी के अंत तक प्राकृतिक विज्ञान मुख्य रूप से एक संग्रह विज्ञान था, तैयार चीजों का विज्ञान था, हमारी सदी में यह अनिवार्य रूप से एक व्यवस्थित विज्ञान है, प्रक्रियाओं का विज्ञान, इन चीजों की उत्पत्ति और विकास का विज्ञान और उन अंतर्संबंधों का विज्ञान जो इन सभी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को एक महान संपूर्ण में बांधते हैं। फिजियोलॉजी जो पौधे और पशु जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं की जांच करती है, भ्रूण विज्ञान जो रोगाणुओं से परिपक्वता तक व्यक्तिगत जीवों के विकास से संबंधित है, भूविज्ञान जो पृथ्वी की सतह के क्रमिक गठन की जांच करता है, ये सभी हमारी सदी की संतान हैं। लेकिन इन सब से ऊपर तीन महान खोजें हैं जिन्होंने प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्संबंध के बारे में हमारे ज्ञान को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया है। सबसे पहले कोशिका की खोज एक ऐसी इकाई के रूप में हुई जिसके गुणन और विभेदन से पूरा पौधा और पशु शरीर विकसित होता है।
न केवल सभी उच्च जीवों का विकास और वृद्धि एक सामान्य नियम के अनुसार आगे बढ़ने के लिए पहचानी जाती है, बल्कि कोशिका की परिवर्तन करने की क्षमता उस तरीके को इंगित करती है जिसके द्वारा जीव अपनी प्रजाति को बदल सकते हैं और इस प्रकार व्यक्तिगत विकास से अधिक से गुजर सकते हैं। दूसरा, ऊर्जा का रूपांतरण, जिसने हमें ये दिखाया है कि अकार्बनिक प्रकृति में प्रथमतः कार्यरत सभी तथाकथित बल, यांत्रिक बल और उसके पूरक तथाकथित स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा, विकिरण, प्रकाश या विकिरण ऊष्मा, विद्युत चुंबकत्व और रासायनिक ऊर्जा, सार्वभौमिक गति की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप हैं, जो निश्चित अनुपात में एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, जिससे एक की निश्चित मात्रा के स्थान पर दूसरी की एक निश्चित मात्रा प्रकट हो जाती है और इस प्रकार प्रकृति की संपूर्ण गति एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण की इस अनवरत प्रक्रिया तक सीमित हो जाती है। अंत में वह प्रमाण जो डार्विन ने सबसे पहले विकसित किया था, वह ये था कि आज हमें घेरने वाली प्रकृति की जैविक उपजों का भंडार, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, कुछ मूल रूप से एक कोशिकीय कीटाणुओं से विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, और ये पुनः प्रोटोप्लाज्म या एल्ब्यूमिन से उत्पन्न हुए हैं, जो रासायनिक साधनों द्वारा अस्तित्व में आए। इन 3 महान खोजों और प्राकृतिक विज्ञान में अन्य अपार प्रगतियों के कारण हम अब उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम न केवल विशेष क्षेत्रों में प्रकृति में प्रक्रियाओं के बीच अंतर्संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं, बल्कि इन विशेष क्षेत्रों के समग्र अंतर्संबंध को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस प्रकार अनुभवजन्य विज्ञान द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों के माध्यम से प्रकृति में अंतर्संबंध का एक व्यापक दृष्टिकोण लगभग व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना पहले तथाकथित प्राकृतिक दर्शन का कार्य था। ये केवल वास्तविक लेकिन अभी तक अज्ञात अंतर्संबंधों के स्थान पर आदर्श, कल्पित अंतर्संबंधों को रखकर मन की कल्पनाओं द्वारा लुप्त तथ्यों को भरकर और केवल कल्पना में वास्तविक अंतरालों को पाटकर ऐसा कर सकता था। इस प्रक्रिया के दौरान इसने कई शानदार विचारों की कल्पना की और कई बाद की खोजों का पूर्वाभास कराया, लेकिन इसने काफी मात्रा में बकवास भी पैदा की, जो वास्तव में अन्यथा नहीं हो सकती थी। आज जब किसी को प्राकृतिक वैज्ञानिक जांच के परिणामों को केवल द्वंद्वात्मक रूप से समझने की आवश्यकता है, अर्थात अपने स्वयं के अंतर्संबंध के अर्थ में, ताकि हमारे समय के लिए पर्याप्त प्रकृति की प्रणाली पर पहुंच सकें, जब इस अंतर्संबंध का द्वंद्वात्मक चरित्र प्राकृतिक वैज्ञानिकों के आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित दिमागों में भी उनकी इच्छा के विरुद्ध खुद को मजबूर कर रहा है, तो आज प्राकृतिक दर्शन का अंत हो गया है। इसे पुनर्जीवित करने का हर प्रयास न केवल अनावश्यक होगा बल्कि एक कदम पीछे होगा। लेकिन जो बात प्रकृति के बारे में सच है, जिसे विकास की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में भी मान्यता दी गई है, वही बात समाज के इतिहास के बारे में भी सच है, इसकी सभी शाखाओं में और सभी विज्ञानों की समग्रता के बारे में भी जो मानवीय और दैविक चीजों से जुड़े हैं। यहाँ भी इतिहास, अधिकार, धर्म आदि का दर्शन दार्शनिक के मन में गढ़े गए अंतर्संबंध को घटनाओं में प्रदर्शित किए जाने वाले वास्तविक अंतर्संबंध के स्थान पर प्रतिस्थापित करने में निहित है। इतिहास को समग्र रूप से और साथ ही इसके अलग अलग भागों में समझने में निहित है, विचारों की क्रमिक प्राप्ति के रूप में और स्वाभाविक रूप से हमेशा केवल दार्शनिक के अपने प्रिय विचारों के रूप में। इसके अनुसार इतिहास अनजाने में लेकिन अनिवार्य रूप से पहले से निर्धारित एक निश्चित आदर्श लक्ष्य की ओर काम करता है, जैसे उदाहरण के लिए हेगेल में अपने निरपेक्ष विचार की प्राप्ति की ओर, और इस निरपेक्ष विचार की ओर अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति ने इतिहास की घटनाओं में आंतरिक अंतर्संबंध का निर्माण किया। इस प्रकार एक नया रहस्यमय प्रावधान अचेतन या धीरे धीरे चेतना में आ रहा है, वास्तविक अभी भी अज्ञात अंतर्संबंध के स्थान पर रखा गया था। इसलिए यहाँ भी प्रकृति के क्षेत्र की तरह वास्तविक संबंधों की खोज के द्वारा इन मनगढ़ंत कृत्रिम अंतर्संबंधों को दूर करना आवश्यक था, एक ऐसा कार्य जो अंततः गति के सामान्य नियमों की खोज के बराबर था, जो मानव समाज के इतिहास में प्रमुख नियमों के रूप में खुद को स्थापित करते हैं। लेकिन एक बिंदु पर समाज के विकास का इतिहास प्रकृति के इतिहास से अनिवार्य रूप से भिन्न सिद्ध होता है। प्रकृति में जहां तक हम प्रकृति पर मनुष्य की प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हैं, केवल अंधी अचेतन एजेंसियां हैं जो एक दूसरे पर कार्य करती हैं, जिनके परस्पर क्रिया से सामान्य नियम क्रियान्वित होते हैं। जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह सतह पर दिखाई देने वाली असंख्य स्पष्ट दुर्घटनाओं में हो या अंतिम परिणामों में जो इन दुर्घटनाओं में निहित नियमितता की पुष्टि करते हैं, वह सचेत रूप से इच्छित उद्देश्य के रूप में नहीं होता है। इसके विपरीत समाज के इतिहास में सभी अभिनेता चेतना से संपन्न होते हैं, वे जानबूझकर या जुनून के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, निश्चित लक्ष्यों की ओर काम करते हैं, सचेत उद्देश्य के बिना, इच्छित उद्देश्य के बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यह अंतर जो ऐतिहासिक जांच के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से एकल युगों और घटनाओं के लिए, इस तथ्य को नहीं बदल सकता है कि इतिहास का क्रम आंतरिक सामान्य नियमों द्वारा शासित होता है।
क्योंकि यहाँ भी कुल मिलाकर सभी व्यक्तियों के सचेत रूप से इच्छित उद्देश्यों के बावजूद दुर्घटना स्पष्ट रूप से सतह पर राज करती है। जो इच्छा की जाती है वह बहुत कम होती है। अधिकांश मामलों में असंख्य इच्छित लक्ष्य एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, या ये लक्ष्य स्वयं शुरू से ही साकार नहीं हो सकते, या उन्हें प्राप्त करने के साधन अपर्याप्त हैं। इस प्रकार इतिहास के क्षेत्र में असंख्य व्यक्तिगत इच्छाओं और व्यक्तिगत कार्यों के संघर्ष एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो पूरी तरह से अचेतन प्रकृति के क्षेत्र में व्याप्त स्थिति के समान होती है। कार्यों के लक्ष्य अभिप्रेत होते हैं, लेकिन इन कार्यों से वास्तव में जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे अभिप्रेत नहीं होते, या जब वे अभिप्रेत लक्ष्य के अनुरूप प्रतीत होते हैं तो अंततः उनके परिणाम अभिप्रेत से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक घटनाएं कुल मिलाकर संयोग से संचालित होती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन जहां सतह पर दुर्घटना हावी होती है वहां वास्तव में ये हमेशा आंतरिक छिपे हुए नियमों द्वारा संचालित होती है, और यह केवल इन नियमों को खोजने की बात है। मनुष्य अपना इतिहास खुद बनाते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के सचेत रूप से इच्छित लक्ष्य का अनुसरण करता है, और यह वास्तव में विभिन्न दिशाओं में संचालित इन अनेक इच्छाओं और बाहरी दुनिया पर उनके अनेक प्रभावों का परिणाम है जो इतिहास का निर्माण करता है। इस प्रकार यह भी एक प्रश्न है कि अनेक व्यक्ति क्या चाहते हैं। इच्छा जुनून या विचार विमर्श द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन वे लीवर जो जुनून या विचार विमर्श को तुरंत निर्धारित करते हैं वे बहुत भिन्न प्रकार के होते हैं। आंशिक रूप से वे बाहरी वस्तुएं हो सकती हैं, आंशिक रूप से आदर्श उद्देश्य, महत्वाकांक्षा, सत्य और न्याय के लिए उत्साह, व्यक्तिगत घृणा, या यहाँ तक कि सभी प्रकार की विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत सिनकें। लेकिन एक और हमने देखा है कि इतिहास में सक्रिय अनेक व्यक्तिगत इच्छाएं अधिकांशतः इच्छित परिणामों के बिल्कुल विपरीत परिणाम उत्पन्न करती हैं, अक्सर बिल्कुल विपरीत, इसलिए कुल परिणाम के संबंध में उनके उद्देश्य भी केवल गौण महत्व के होते हैं। दूसरी ओर आगे का प्रश्न उठता है, इन उद्देश्यों के पीछे कौन सी प्रेरक शक्तियां हैं? वे कौन सी ऐतिहासिक शक्तियां हैं जो अभिनेताओं के मस्तिष्क में इन उद्देश्यों में खुद को बदल लेती हैं? पुराने भौतिकवाद ने कभी भी अपने आप से यह प्रश्न नहीं पूछा। इतिहास की इसकी अवधारणा, जहां तक कि इसमें एक भी है, इसलिए अनिवार्य रूप से व्यवहारिक है। यह इतिहास में कार्य करने वाले लोगों को महान और नीच में विभाजित करता है और फिर पाता है कि आमतौर पर महान लोग ठगे जाते हैं और नीच लोग विजयी होते हैं। इसलिए पुराने भौतिकवाद के लिए यह निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास के अध्ययन से कुछ भी बहुत शिक्षाप्रद नहीं मिलता है, और हमारे लिए ये कि इतिहास के क्षेत्र में पुराना भौतिकवाद अपने आप में असत्य हो जाता है, क्योंकि यह वहां कार्य करने वाली आदर्श प्रेरक शक्तियों को अंतिम कारण मानता है, बजाय इसके कि यह जांच करे कि उनके पीछे क्या है, इन प्रेरक शक्तियों की प्रेरक शक्तियां क्या हैं। यह असंगति इस तथ्य में नहीं है कि आदर्श प्रेरक शक्तियों को पहचाना जाता है, बल्कि इस तथ्य में है कि इनके पीछे उनके प्रेरक कारणों की जांच नहीं की जाती है। दूसरी ओर इतिहास का दर्शन, विशेष रूप से हेगेल द्वारा प्रस्तुत, यह मानता है कि इतिहास में कार्य करने वाले लोगों के प्रत्यक्ष और वास्तविक प्रेरक उद्देश्य किसी भी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं के अंतिम कारण नहीं है। इन उद्देश्यों के पीछे अन्य प्रेरक शक्तियां हैं जिन्हें खोजा जाना चाहिए, लेकिन यह इन शक्तियों को इतिहास में ही नहीं खोजता, बल्कि उन्हें बाहर से, दार्शनिक विचारधारा से इतिहास में आयात करता है। उदाहरण के लिए हेगेल प्राचीन ग्रीस के इतिहास को उसके अपने आंतरिक अंतर्संबंधों से समझाने के बजाय बस यही कहता है कि यह सुंदर व्यक्तित्व के रूपों के निर्माण, कला के काम की प्राप्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। वह इस संबंध में प्राचीन यूनानियों के बारे में बहुत कुछ कहता है जो बढ़िया और गहरा है, लेकिन यह आज हमें ऐसी व्याख्या से इनकार करने से नहीं रोकता है, जो कि केवल भाषण का एक तरीका है। इसलिए जब यह उन प्रेरक शक्तियों की जांच करने का प्रश्न है जो सचेत रूप से या अनजाने में, और वास्तव में बहुत बार अनजाने में, इतिहास में कार्य करने वाले लोगों के उद्देश्यों के पीछे छिपी होती हैं और जो इतिहास की वास्तविक अंतिम प्रेरक शक्तियों का गठन करती हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति के उद्देश्यों का उतना प्रश्न नहीं है, चाहे वे कितने भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, बल्कि उन उद्देश्यों का है जो प्रत्येक लोगों में बड़े जनसमूह, पूरे लोगों और फिर लोगों के पूरे वर्गों को गति प्रदान करते हैं, और यह भी केवल एक पल के लिए नहीं, जैसे कि एक भूसे की आग की क्षणिक भड़कना जो जल्दी ही बुझ जाती है, बल्कि एक स्थायी क्रिया के रूप में जिसके परिणामस्वरूप एक महान ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। उन प्रेरक कारणों का पता लगाना जो यहाँ कार्यरत जनसमूहों और उनके नेताओं तथा कथित महान लोगों के मन में सचेत उद्देश्यों के रूप में स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से, सीधे या वैचारिक, यहाँ तक कि महिमामंडित रूप में परिलक्षित होते हैं, एकमात्र रास्ता है जो हमें पूरे इतिहास में और विशेष अवधियों और विशेष देशों में प्रभावी कानूनों के मार्ग पर ला सकता है। जो कुछ भी मनुष्यों को गति प्रदान करता है वह उनके मन से होकर गुजरना चाहिए,
लेकिन मन में यह क्या रूप लेगा, ये बहुत हद तक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मजदूर किसी भी तरह से पूंजीवादी मशीन उद्योग से समझौता नहीं कर पाए हैं, भले ही वे अब मशीनों को आसानी से तोड़ फोड़ नहीं करते जैसा कि उन्होंने 1848 में राइन पर किया था। लेकिन जबकि पहले के सभी कालखंडों में इतिहास के इन प्रेरक कारणों की जांच लगभग असंभव थी, उनके और उनके प्रभावों के बीच जटिल और छिपे हुए अंतर्संबंधों के कारण हमारे वर्तमान काल ने इन अंतर्संबंधों को इतना सरल बना दिया है कि पहेली को सुलझाया जा सकता है। बड़े पैमाने के उद्योग की स्थापना के बाद से, यानी कम से कम 1815 की यूरोपीय शांति के बाद से, ये इंग्लैंड में किसी भी व्यक्ति के लिए अब कोई रहस्य नहीं रहा है कि वहां पूरा राजनीतिक संघर्ष दो वर्गों के वर्चस्व के दावों पर केंद्रित था, जमींदार अभिजात वर्ग और पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग। फ्रांस में बॉबन्स की वापसी के साथ वही तथ्य सामने आया। पुनर्स्थापना काल के इतिहासकार थियरी से लेकर गुइसो, मिग्नेट और थियस तक इसे मध्य युग के बाद से सभी फ्रांसीसी इतिहास को समझने की कुंजी के रूप में हर जगह बोलते हैं। और 1830 के बाद से मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग को दोनों देशों में सत्ता के लिए तीसरे प्रतियोगी के रूप में मान्यता दी गई है। स्थितियां इतनी सरल हो गई थी कि किसी को जानबूझकर अपनी आंखें बंद करनी पड़ती ताकि इन तीन महान वर्गों के प्रकाश में तथा उनके हितों के टकराव में आधुनिक इतिहास की प्रेरक शक्ति को न देखा जा सके। कम से कम दो सबसे उन्नत देशों में तो ऐसा ही होता। लेकिन ये वर्ग कैसे अस्तित्व में आए? अगर पहली नजर में यह संभव था कि महान भूतपूर्व सामंती भू संपत्ति की उत्पत्ति कम से कम पहली बार में राजनीतिक कारणों से बलपूर्वक कब्जा करने से हुई, तो बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था। यहाँ दो महान वर्गों की उत्पत्ति और विकास स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से विशुद्ध आर्थिक कारणों में निहित देखा गया। और यह भी उतना ही स्पष्ट था कि भू संपत्ति और बुर्जुआ वर्ग के बीच संघर्ष में बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष से कम नहीं, ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक हितों का सवाल था, जिसके आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य केवल एक साधन के रूप में काम करना था। बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग दोनों ही आर्थिक स्थितियों और अधिक सटीक रूप से उत्पादन के तरीके के परिवर्तन के परिणामस्वरूप पैदा हुए। पहले गिल्ड हस्तशिल्प से विनिर्माण में और फिर विनिर्माण से भाप और यांत्रिक शक्ति के साथ बड़े पैमाने के उद्योग में परिवर्तन ने इन दो वर्गों के विकास का कारण बना। एक निश्चित चरण में पूंजीपति वर्ग द्वारा गतिमान की गई नई उत्पादक शक्तियां, सबसे पहले श्रम का विभाजन और कई विस्तृत मजदूरों तेल अर्बिटर का एक सामान्य कारखाना में संयोजन, और इन उत्पादक शक्तियों के जरिए विकसित विनिमय की स्थितियां और जरूरतें इतिहास द्वारा हस्तांतरित और कानून द्वारा पवित्र उत्पादन के मौजूदा क्रम से असंगत हो गईं, यानी गिल्ड के विशेषाधिकारों और समाज के लिए सामंती व्यवस्था के कई अन्य व्यक्तिगत और स्थानीय विशेषाधिकारों, जो वंचित वर्गों के लिए सिर्फ कुछ बंधन थे, से असंगत हो गईं। पूंजीपति वर्ग द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली उत्पादक शक्तियों ने सामंती जमींदारों और गिल्ड मालिकों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली उत्पादन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नतीजा यह है कि सामंती बंधन इंग्लैंड में धीरे धीरे और फ्रांस में एक झटके में टूट गए। जर्मनी में ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह अपने विकास की एक निश्चित अवस्था में विनिर्माण सामंती उत्पादन व्यवस्था के साथ टकराव में आया, उसी तरह अब बड़े पैमाने का उद्योग पहले से ही उसके स्थान पर स्थापित बुर्जुआ व्यवस्था या उत्पादन व्यवस्था के साथ टकराव में आ चुका है। इस व्यवस्था से पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की संकीर्ण सीमाओं से बंधा हुआ यह उद्योग एक ओर जनता के बड़े हिस्से का लगातार बढ़ता सर्वहाराकरण करता है और दूसरी ओर बिक्री के लिए अयोग्य उत्पादों का लगातार बढ़ता हुआ बड़ा समूह पैदा करता है। अति उत्पादन और सामूहिक दुख एक दूसरे के कारण, यही वह बेतुका विरोधाभास है जो इसका परिणाम है और जिसके लिए उत्पादन प्रणाली में बदलाव के माध्यम से उत्पादक शक्तियों की मुक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए कम से कम आधुनिक इतिहास में ये साबित हो चुका है कि सभी राजनीतिक संघर्ष वर्ग संघर्ष है और मुक्ति के लिए सभी वर्ग संघर्ष, चाहे उनका अनिवार्य रूप से राजनीतिक रूप ही क्यों न हो, क्योंकि हर वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष है, अंततः आर्थिक मुक्ति के प्रश्न पर निर्भर करते हैं। इसलिए कम से कम यहाँ राज्य, राजनीतिक व्यवस्था, अधीनता है और नागरिक समाज आर्थिक संबंधों का क्षेत्र निर्णायक तत्व है। पारंपरिक अवधारणा, जिसे हेगेल भी श्रद्धांजलि देते हैं, राज्य को निर्णायक तत्व और नागरिक समाज को उसके द्वारा निर्धारित तत्व के रूप में देखती है। दिखावट इसके अनुरूप है। जैसे किसी भी व्यक्ति के कार्यों की सभी प्रेरक शक्तियां उसके मस्तिष्क से होकर गुजरती हैं और उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए उसकी इच्छा के उद्देश्यों में बदल जाती हैं, वैसे ही नागरिक समाज की सभी जरूरतें, चाहे कोई भी वर्ग शासक क्यों न हो, कानूनों के रूप में सामान्य वैधता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की इच्छा से होकर गुजरनी चाहिए। यह मामले का औपचारिक पहलू है जो स्वयं स्पष्ट है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि इस महज औपचारिक इच्छा की विषय वस्तु क्या है, व्यक्ति की भी और राज्य की भी, और यह विषय वस्तु कहाँ से आती है? सिर्फ यही इच्छा क्यों होती है और कुछ और क्यों नहीं? अगर हम इसकी जांच करें तो हम पाएंगे कि आधुनिक इतिहास में राज्य की इच्छा कुल मिलाकर नागरिक समाज की बदलती जरूरतों से तय होती है, लेकिन इस या उस वर्ग की सर्वोच्चता अंतिम उपाय के रूप में उत्पादक शक्तियों और विनिमय संबंधों के विकास से तय होती है। लेकिन अगर हमारे आधुनिक युग में भी अपने विशाल उत्पादन और संचार साधनों के साथ राज्य एक स्वतंत्र विकास वाला स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अस्तित्व और विकास अंततः समाज के जीवन की आर्थिक स्थितियों द्वारा समझाया जाना है, तो ये बात पहले के सभी समयों के लिए और भी अधिक सत्य होगी जब मनुष्य के भौतिक जीवन का उत्पादन अभी तक इन प्रचुर सहायक साधनों के साथ नहीं किया गया था, और इसलिए जब ऐसे उत्पादन की आवश्यकता ने मनुष्यों पर और भी अधिक प्रभुत्व स्थापित किया होगा। अगर आज भी बड़े उद्योग और रेलवे के युग में राज्य कुल मिलाकर उत्पादन को नियंत्रित करने वाले वर्ग की आर्थिक जरूरतों का एक केंद्रित रूप में प्रतिबिंब है, तो यह उस युग में और भी अधिक सत्य रहा होगा जब मनुष्य की प्रत्येक पीढ़ी को अपने समग्र जीवन का एक बड़ा हिस्सा भौतिक जरूरतों को पूरा करने में खर्च करने के लिए मजबूर किया गया था, और इसलिए वह आज की तुलना में उन पर कहीं अधिक निर्भर थी। इस दृष्टिकोण से जैसे ही पहले के समय के इतिहास की गंभीरता से जांच की जाती है, तो ये बात सबसे अधिक पुष्टि करती है। लेकिन बेशक यहाँ इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। यदि राज्य और सार्वजनिक कानून आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित होते हैं, तो निश्चित रूप से निजी कानून भी ऐसा ही है, जो वास्तव में केवल व्यक्तियों के बीच मौजूदा आर्थिक संबंधों को ही मंजूरी देता है जो दिए गए परिस्थितियों में सामान्य है। हालांकि जिस रूप में ये होता है वह काफी भिन्न हो सकता है। ये संभव है, जैसा कि इंग्लैंड में हुआ, पूरे राष्ट्रीय विकास के साथ सामंजस्य में पुराने सामंती कानूनों के रूपों को मुख्य रूप से बनाए रखना जबकि उन्हें बुर्जुआ सामग्री देना, वास्तव में सामंती नाम में सीधे बुर्जुआ अर्थ पढ़ना। लेकिन जैसा कि पश्चिमी महाद्वीपीय यूरोप में हुआ, रोमन कानून एक वस्तु उत्पादक समाज का पहला विश्व कानून, जिसमें साधारण वस्तु मालिकों, खरीदारों और विक्रेताओं, देनदारों और लेनदारों, अनुबंधों, दायित्वों आदि के सभी आवश्यक कानूनी संबंधों का बेजोड़ विस्तार है, को आधार के रूप में लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभी भी निम्न बुर्जुआ और अर्ध सामंती समाज के लाभ के लिए इसे या तो न्यायिक व्यवहार, सामान्य कानून के माध्यम से ऐसे समाज के स्तर तक कम किया जा सकता है, या कथित रूप से प्रबुद्ध नैतिकतावादी न्यायविदों की मदद से इसे ऐसे सामाजिक स्तर के अनुरूप एक विशेष कानून संहिता में तैयार किया जा सकता है, एक ऐसी संहिता जो इन परिस्थितियों में कानूनी दृष्टिकोण से भी खराब होगी, उदाहरण के लिए प्रशिया लैंड रेस्ट। लेकिन एक महान बुर्जुआ क्रांति के बाद फ्रांसीसी कोड सिविले जैसे बुर्जुआ समाज के ऐसे क्लासिक कानून संहिता के लिए भी इसी रोमन कानून के आधार पर काम करना संभव है। इसलिए अगर बुर्जुआ कानूनी नियम केवल कानूनी रूप में समाज की आर्थिक जीवन स्थितियों को व्यक्त करते हैं, तो वे परिस्थितियों के अनुसार अच्छा या बुरा कर सकते हैं। राज्य स्वयं को मनुष्य पर पहली वैचारिक शक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। समाज अपने साझा हितों की आंतरिक और बाहरी हमलों से रक्षा के लिए अपने लिए एक अंग बनाता है। यह अंग राज्य शक्ति है। अस्तित्व में आने के बाद ही यह अंग समाज के मुकाबले खुद को स्वतंत्र बना लेता है, और वास्तव में जितना अधिक ये किसी विशेष वर्ग का अंग बन जाता है, उतना ही अधिक ये सीधे उस वर्ग के वर्चस्व को लागू करता है। शासक वर्ग के खिलाफ उत्पीड़ित वर्ग की लड़ाई अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक लड़ाई बन जाती है, सबसे पहले इस वर्ग के राजनीतिक प्रभुत्व के खिलाफ लड़ाई। इस राजनीतिक संघर्ष और इसके आर्थिक आधार के बीच के अंतर्संबंध की चेतना मंद पड़ जाती है और पूरी तरह से खो सकती है। जबकि यह पूरी तरह से प्रतिभागियों के साथ नहीं होता है, इतिहासकारों के साथ ऐसा लगभग हमेशा होता है। रोमन गणराज्य के भीतर संघर्षों पर प्राचीन स्रोतों में से केवल एपियन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि अंतिम उपाय में क्या मुद्दा था, अर्थात भूमि संपत्ति। लेकिन एक बार जब राज्य समाज के मुकाबले एक स्वतंत्र शक्ति बन जाता है, तो ये तुरंत एक और विचारधारा पैदा करता है। ये वास्तव में पेशेवर राजनेताओं, सार्वजनिक कानून के सिद्धांतकारों और निजी कानून के न्यायविदों के बीच है कि आर्थिक तथ्यों के साथ संबंध निष्पक्ष रूप से खो जाता है। चूंकि प्रत्येक विशेष मामले में आर्थिक तथ्यों को कानूनी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए न्यायिक उद्देश्यों का रूप लेना चाहिए, और चूंकि ऐसा करने में निश्चित रूप से पहले से ही चल रही पूरी कानूनी प्रणाली पर विचार करना होगा, इसलिए न्यायिक रूप परिणामस्वरूप सब कुछ बन जाता है और आर्थिक सामग्री कुछ भी नहीं होती है। सार्वजनिक कानून और निजी कानून को स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में माना जाता है। प्रत्येक सभी आंतरिक विरोधाभासों के लगातार उन्मूलन द्वारा एक व्यवस्थित प्रस्तुति की क्षमता रखता है और इसकी आवश्यकता होती है।
इससे भी उच्च विचारधाराएं अर्थात जो भौतिक आर्थिक आधार से और भी दूर हैं, दर्शन और धर्म का रूप लेती हैं। यहाँ अवधारणाओं और उनके अस्तित्व की भौतिक स्थितियों के बीच का अंतर्संबंध अधिक से अधिक जटिल होता जाता है, मध्यवर्ती कड़ियों द्वारा अधिक से अधिक अस्पष्ट होता जाता है। लेकिन अंतर्संबंध मौजूद है। जिस तरह 15वीं सदी के मध्य से लेकर पूरा पुनर्जागरण काल शहरों और इसलिए नगरवासियों का एक अनिवार्य उत्पाद था, उसी तरह बाद में नव जागृत दर्शन भी था। इसकी विषय वस्तु सार रूप में छोटे और मध्यम नगरवासियों के एक बड़े पूंजीपति वर्ग में विकास के अनुरूप विचारों की दार्शनिक अभिव्यक्ति मात्र थी। पिछली सदी के अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में, जो कई मामलों में दार्शनिकों के समान ही राजनीतिक अर्थशास्त्री भी थे, ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट है और हमने इसे ऊपर हेगेलियन स्कूल के संबंध में साबित किया है। अब हम धर्म के बारे में भी संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि धर्म भौतिक जीवन से बहुत दूर है और उससे सबसे अलग लगता है। धर्म बहुत ही आदिम समय में लोगों की अपनी प्रकृति और अपने आसपास की बाहरी प्रकृति के बारे में गलत आदिम धारणाओं से उत्पन्न हुआ। हालांकि हर विचारधारा एक बार उत्पन्न होने के बाद दी गई अवधारणा भौतिकी के संबंध में विकसित होती है और इस भौतिकता को और विकसित करती है, अन्यथा यह एक विचारधारा नहीं होगी। यानी स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में विचारों के साथ रहना, स्वतंत्र रूप से विकसित होना और केवल अपने स्वयं के नियमों के अधीन होना। अंतिम विश्लेषण में जिन व्यक्तियों के सिर में यह विचार प्रक्रिया चलती है, उनकी भौतिक जीवन स्थितियां प्रक्रिया के पाठ्यक्रम को निर्धारित करती हैं, जो अनिवार्य रूप से इन व्यक्तियों के लिए अज्ञात रहती हैं, क्योंकि अन्यथा सभी विचारधाराएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए ये मूल धार्मिक धारणाएं, जो मुख्य रूप से प्रत्येक समूह के लोगों के लिए समान है, समूह के अलग होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट तरीके से उनके भाग्य में आने वाली जीवन स्थितियों के अनुसार विकसित होती हैं। कई लोगों के समूहों के लिए और विशेष रूप से आर्यों तथाकथित इंडो यूरोपियन के लिए इस प्रक्रिया को तुलनात्मक पौराणिक कथाओं द्वारा विस्तार से दिखाया गया है। प्रत्येक लोगों के भीतर इस प्रकार गढ़े गए देवता राष्ट्रीय देवता थे, जिनका क्षेत्र उस राष्ट्रीय क्षेत्र से आगे नहीं फैला था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी। इसकी सीमाओं के दूसरी ओर अन्य देवताओं का निर्विवाद प्रभुत्व था। वे कल्पना में केवल तब तक अस्तित्व में रह सकते थे जब तक राष्ट्र अस्तित्व में था, वे इसके पतन के साथ ही गिर गए। रोमन विश्व साम्राज्य, जिसकी उत्पत्ति की आर्थिक स्थितियों की हमें यहाँ जांच करने की आवश्यकता नहीं है, ने पुरानी राष्ट्रीयताओं के इस पतन को जन्म दिया। पुराने राष्ट्रीय देवता नष्ट हो गए, यहाँ तक कि रोमनों के भी, जिन्हें केवल रोम शहर की संकीर्ण सीमाओं के अनुरूप बनाया गया था। विश्व धर्म के माध्यम से विश्व साम्राज्य को पूरक बनाने की आवश्यकता सभी विदेशी देवताओं को मान्यता देने और देशी देवताओं के साथ रोम में उनके लिए वेदियां प्रदान करने के प्रयासों में स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थी। लेकिन एक नया विश्व धर्म इस तरह से शाही आदेश द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। नया विश्व धर्म, ईसाई धर्म, पहले से ही चुपचाप अस्तित्व में आ चुका था, जो सामान्यीकृत ओरिएंटल, विशेष रूप से यहूदी धर्मशास्त्र और अश्लील ग्रीक, विशेष रूप से स्टोइक दर्शन के मिश्रण से बना था। यह मूल रूप से कैसा दिखता था, ये पहले श्रमसाध्य रूप से खोजा जाना चाहिए, क्योंकि इसका आधिकारिक रूप, जैसा कि हमें सौंपा गया है, केवल वह है जिसमें ये राज्य धर्म बन गया था, जिसके उद्देश्य के लिए इसे निकिया की परिषद द्वारा अनुकूलित किया गया था। ये तथ्य कि 250 वर्षों के बाद ही यह राज्य धर्म बन गया, ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप धर्म था। मध्य युग में जिस तरह से सामंतवाद विकसित हुआ, उसी तरह ईसाई धर्म भी इसके धार्मिक समकक्ष के रूप में विकसित हुआ, जिसमें एक संगत सामंती पदानुक्रम था। और जब बर्गर फूलने लगे, सामंती कैथोलिक धर्म के विरोध में प्रोटेस्टेंट पाषाण विकसित हुआ, जो पहली बार दक्षिणी फ्रांस में अल्बिजेंसिस के बीच दिखाई दिया। उस समय वहां के शहर अपने उत्कर्ष के उच्चतम बिंदु पर पहुंच गए थे। मध्य युग ने धर्मशास्त्र में विचारधारा के सभी अन्य रूपों, दर्शन, राजनीति, न्यायशास्त्र को जोड़ दिया था और उन्हें धर्मशास्त्र का उपखंड बना दिया था। इसने हर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को एक धार्मिक रूप लेने के लिए बाध्य किया। जनता की भावनाओं को धर्म से भर दिया गया था ताकि बाकी सब कुछ बहिष्कृत हो जाए। इसलिए एक महान तूफान पैदा करने के लिए धार्मिक आड़ में अपने हितों को आगे रखना आवश्यक था। और जिस तरह से शुरू से ही बर्गर ने संपत्तिहीन शहरी आम लोगों, दिहाड़ी मजदूरों और सभी प्रकार के नौकरों का एक समूह बनाया, जो किसी भी मान्यता प्राप्त सामाजिक वर्ग से संबंधित नहीं थे, जो बाद के सर्वहारा वर्ग के अग्रदूत थे, उसी तरह विधर्म जल्द ही एक बर्गर, मध्यम विधर्म और एक आम क्रांतिकारी विधर्म में विभाजित हो गया, जो खुद बर्गर विधर्मियों के लिए घृणा का विषय था। प्रोटेस्टेंट पाखंड की निर्मूलनीयता उभरते हुए नगरवासियों की अजेयता के अनुरूप थी। जब ये नगरवासी पर्याप्त रूप से मजबूत हो गए, तो सामंती कुलीनता के खिलाफ उनका संघर्ष, जो तब तक मुख्य रूप से स्थानीय था, राष्ट्रीय आयाम ग्रहण करने लगा।
पहली बड़ी कार्रवाई जर्मनी में हुई, तथाकथित सुधार। नगरवासी न तो इतने शक्तिशाली थे और न ही इतने विकसित कि वे अपने झंडे तले शेष विद्रोही संपदाओं, शहरों के आम लोगों, निम्न कुलीनों और भूमि पर रहने वाले किसानों को एकजुट कर सकें। पहले तो कुलीनों की हार हुई, किसानों ने विद्रोह कर दिया जिसने पूरे क्रांतिकारी संघर्ष का शिखर बनाया। शहरों ने उन्हें अधर में छोड़ दिया और इस तरह क्रांति धर्मनिरपेक्ष राजकुमारों की सेनाओं के सामने झुक गई जिन्होंने पूरा लाभ कमाया। उसके बाद जर्मनी 3 शताब्दियों तक इतिहास में स्वतंत्र सक्रिय भूमिका निभाने वाले देशों की श्रेणी से गायब हो गया। लेकिन जर्मन लूथर के बगल में फ्रांसीसी कैल्विन दिखाई दिए। सच्ची फ्रांसीसी सूझबूझ के साथ उन्होंने सुधार के बुर्जुआ चरित्र को सबसे आगे रखा, चर्च को गणतंत्रीय और लोकतांत्रिक बनाया। जबकि जर्मनी में लूथरन सुधार ने देश को पतित और बर्बाद कर दिया, कैल्विनिस्ट सुधार ने जिनेवा, हॉलैंडर और स्कॉटलैंड में गणतंत्रवादियों के लिए एक बैनर के रूप में काम किया, हॉलैंडर को स्पेन और जर्मन साम्राज्य से मुक्त किया और बुर्जुआ क्रांति के दूसरे चरण के लिए वैचारिक पोशाक प्रदान की, जो इंग्लैंड में हो रही थी। यहाँ कैल्विनवाद ने खुद को उस समय के पूंजीपति वर्ग के हितों के सच्चे धार्मिक भेष के रूप में उचित ठहराया और इस कारण से इसे पूरी मान्यता नहीं मिली। जब क्रांति 1689 में कुलीन वर्ग के एक हिस्से और पूंजीपति वर्ग के बीच समझौते में समाप्त हो गई। अंग्रेजी राज्य चर्च को फिर से स्थापित किया गया, लेकिन कैथोलिक धर्म के अपने पहले के रूप में नहीं, जिसमें राजा अपने पोप के रूप में था, इसके बजाय दृढ़ता से कैल्विनकृत था। पुराने राज्य चर्च ने हर्षित कैथोलिक रविवार मनाया था और नीरस कैल्विनिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नए बुर्जुआकृत चर्च ने बाद वाली व्यवस्था को लागू किया, जो आज तक इंग्लैंड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रांस में 1685 में कैल्विनवादी अल्पसंख्यक को दबा दिया गया और या तो कैथोलिक बना दिया गया या देश से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन क्या फायदा हुआ? उस समय पहले से ही स्वतंत्र विचारक पियरे बेले अपनी गतिविधि के चरम पर थे और 1694 में वोल्टेयर का जन्म हुआ। लुई 14 के बलपूर्वक उपायों ने फ्रांसीसी पूंजीपति वर्ग के लिए अधार्मिक, विशेष रूप से राजनीतिक रूप में अपनी क्रांति को आगे बढ़ाना आसान बना दिया, जो अकेले एक विकसित पूंजीपति वर्ग के लिए उपयुक्त था। प्रोटेस्टेंट के बजाय स्वतंत्र विचारकों ने राष्ट्रीय विधानसभाओं में अपनी सीटें ली। इस प्रकार ईसाई धर्म अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया। यह अपनी आकांक्षाओं के वैचारिक परिधान के रूप में किसी भी प्रगतिशील वर्ग की भविष्य की कोई सेवा करने में असमर्थ था। यह अधिक से अधिक शासक वर्गों का अनन्य अधिकार बन गया। वे इसे निम्न वर्गों को सीमाओं के भीतर रखने के लिए शासन के एकमात्र साधन के रूप में लागू करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक अलग अलग वर्ग अपने स्वयं के उपयुक्त धर्म का उपयोग करता है। जमींदार कुलीनता, कैथोलिक, जेसुइटवाद या प्रोटेस्टेंट रूढ़िवाद, उदारवादी और कट्टरपंथी पूंजीपति वर्ग, बुद्धिवाद, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सज्जन स्वयं अपने धर्मों में विश्वास करते हैं या नहीं। इसलिए हम देखते हैं, धर्म एक बार बनने के बाद हमेशा पारंपरिक सामग्री को शामिल करता है, ठीक वैसे ही जैसे सभी वैचारिक क्षेत्रों में परंपरा एक महान रूढ़िवादी शक्ति का निर्माण करती है। लेकिन इस सामग्री से होने वाले परिवर्तन वर्ग संबंधों से उत्पन्न होते हैं, यानी इन परिवर्तनों को अंजाम देने वाले लोगों के आर्थिक संबंधों से। और यहाँ ये पर्याप्त है। ऊपर ये केवल इतिहास की मार्क्सवादी अवधारणा का एक सामान्य खाका देने का सवाल हो सकता है, अधिक से अधिक कुछ उदाहरणों के साथ। इसका प्रमाण इतिहास से ही प्राप्त किया जाना चाहिए और इस संबंध में ये कहने की अनुमति दी जा सकती है कि अन्य लेखन में इसे पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि यह अवधारणा इतिहास के क्षेत्र में दर्शन को समाप्त कर देती है, ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति की द्वंद्वात्मक अवधारणा सभी प्राकृतिक दर्शन को अनावश्यक और असंभव बना देती है। अब यह हमारे दिमाग से अंतर्संबंधों का आविष्कार करने का सवाल नहीं है, बल्कि तथ्यों में उन्हें खोजने का सवाल है। दर्शन के लिए, जिसे प्रकृति और इतिहास से निष्कासित कर दिया गया है, जहां तक बचा है, केवल शुद्ध विचार का क्षेत्र ही बचा है। विचार प्रक्रिया के नियमों का सिद्धांत, तर्क और द्वंद्वात्मकता। 1848 की क्रांति के साथ शिक्षित जर्मनी ने सिद्धांत को अलविदा कह दिया और व्यवहार के क्षेत्र में चला गया। शारीरिक श्रम पर आधारित छोटे उत्पादन और विनिर्माण को वास्तविक बड़े पैमाने के उद्योग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जर्मनी फिर से विश्व बाजार में दिखाई दिया। नए छोटे जर्मन साम्राज्य ने कम से कम उन सबसे गंभीर दुर्व्यवहारों को समाप्त कर दिया, जिनके साथ इस विकास को छोटे राज्यों की प्रणाली, सामंतवाद के अवशेषों और नौकरशाही प्रबंधन द्वारा बाधित किया गया था। लेकिन उसी हद तक जिस तरह से अटकलों ने स्टॉक एक्सचेंज में अपना मंदिर स्थापित करने के लिए दार्शनिक अध्ययन को छोड़ दिया, शिक्षित जर्मनी ने सिद्धांत के लिए महान योग्यता खो दी, जो अपने सबसे गहरे राजनीतिक अपमान के दिनों में जर्मनी का गौरव था।
विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक जांच के लिए योग्यता, भले ही प्राप्त परिणाम व्यावहारिक रूप से लागू हो या न हो, पुलिस अधिकारियों को नाराज करने की संभावना हो या न हो। ये सच है कि आधिकारिक जर्मन प्राकृतिक विज्ञान ने, विशेष रूप से विशेषीकृत अनुसंधान के क्षेत्र में, अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बनाए रखा। लेकिन अमेरिकी पत्रिका साइंस ने भी सही टिप्पणी की है कि विशेष तथ्यों के व्यापक सहसंबंध और उनके कानूनों में सामान्यीकरण के क्षेत्र में निर्णायक प्रगति अब जर्मनी की तुलना में इंग्लैंड में बहुत अधिक हो रही है। और ऐतिहासिक विज्ञानों के क्षेत्र में, जिसमें दर्शन शास्त्र भी शामिल है, सिद्धांत के लिए पुराना निर्भीक उत्साह अब शास्त्रीय दर्शन के साथ साथ पूरी तरह से गायब हो गया है। बेतुकी उदारता और करियर और आय के लिए बेचैनी, जो सबसे भद्दी नौकरी की तलाश में उतर जाती है, ने इसकी जगह ले ली है। इन विज्ञानों के आधिकारिक प्रतिनिधि पूंजीपति वर्ग और मौजूदा राज्य के खुले विचारक बन गए हैं, लेकिन ऐसे समय में जब दोनों ही मजदूर वर्ग के खुले विरोध में खड़े हैं। केवल मजदूर वर्ग के बीच ही जर्मन सिद्धांत की योग्यता बरकरार है। यहाँ इसे खत्म नहीं किया जा सकता। यहाँ करियर, मुनाफा कमाने या ऊपर से कृपालु संरक्षण की कोई चिंता नहीं है। इसके विपरीत, विज्ञान जितना निर्दयता और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता है, उतना ही वह मजदूरों के हितों और आकांक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। नई प्रवृत्ति, जिसने माना कि समाज के पूरे इतिहास को समझने की कुंजी श्रम के विकास के इतिहास में निहित है, ने शुरू से ही मजदूर वर्ग को प्राथमिकता दी और यहाँ उसे वह प्रतिक्रिया मिली जिसकी उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विज्ञान से न तो उम्मीद थी और न ही उम्मीद थी। जर्मन मजदूर वर्ग का आंदोलन जर्मन शास्त्रीय दर्शन का उत्तराधिकारी है।